Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के प्लेटफॉर्म के ऊपर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग द एंशिएंट इंडिया और हमने स्टैंडर्ड 12th की एनसीईआरटी का पार्ट 1 शुरू किया था, जहां एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे। 600 बीसी से लेके 600 सीई के ट्रेडिशंस जो है उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। आप में से जो भी विद्यार्थी नए नए आए हैं उनको थोड़े बहुत मेरे बारे में बता देता हूँ। मैं पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, अनअकैडमी के ऊपर टॉप एजुकेटर्स में से हूँ। यू कैन सी फ्रॉम माई रैंकिंग्स on the Unacademy platform. We have got multiple teachers who are teaching, and based on the teaching quality and the student enrollment, we also get the desired rank as well. खैर, तो ये मेरा थोड़ा ब्रीफ अनुभव था। हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर मेरे कोर सब्जेक्ट्स है और उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग आज के क्लास के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एनसीईआरटीज, है ना। तो इनफैक्ट हमने एनसीईआरटी को जब शुरू किया तो मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, स्टोन एज और साथों साथ आपको बेसिकली पढ़ाने की कोशिश की थी कि कैसे 600 बीसी से लेके 600 सीई तक के कल्चरल ट्रेडिशंस डेवलप हुए। इसी कल्चरल ट्रेडिशंस के अंतर्गत हमने पॉलिटिकल कंडीशंस भी देखी थी, पॉलिटिकल के साथ साथ इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस का भी चर्चा कर ली थी सर। ठीक है, आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो सेशन के अंदर मैं आपको वही बुद्धिज्म के रिलेटेड जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे उसी के ऊपर लेके जाने की कोशिश करूंगा। एंड वंस अगेन आई विल बी टेकिंग बैक टू द टाइम वेयर विल सी द ओरिजिन और द factors responsible behind rise of Buddhism and Jainism. But as always, let us revise the concept. पहले हम लोग रिविजन कर देते हैं क्योंकि रिविजन इज द की टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। याद रखिएगा कि आपको कोई भी परीक्षा जीवन में पास करनी हो उसके अंदर कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, आपको कंटिन्यूसली रिवाइज करना पड़ेगा, डेटा याद रखना पड़ेगा, जो है ना कि जो इन्फॉर्मेशन है। और इन्फॉर्मेशन कहीं से भी, आप देखिए क्रिकेटर्स को देख लीजिए, एथलीट्स को देख लीजिए, स्पोर्ट्स स्टार्स को देख लीजिए, कितने भी लोग हैं सर, है ना, ये कंटिन्यूसली रिवाइज करते हैं। आप नेट प्रैक्टिस देखोगे, ये अभी ओलंपिक चल रहा है, इंडिया के कितने सारे एथलीट्स ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो आज वो ओलंपिक के लेवल पर क्यों पहुंच पाए? बिकॉज दे वर कंटिन्यूसली रिवाइजिंग दिस वर्ड, है ना। तो दिस अप्लाइज टू योर स्टडीज एज वेल, है ना। तो आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आपको क्लियर होना चाहिए कि रिविजन के बिना पढ़ाई नहीं होगी। हमेशा आपको एक मेथडोलॉजी बता देता हूँ कि जो चीज़ आपको क्लास में पढ़ाई जाती है, मतलब यहाँ यूट्यूब के ऊपर मैं पढ़ा रहा हूँ या प्लस के ऊपर भी पढ़ा रहा हूँ बहुत बच्चों को, तो आई मेक श्योर कि मैं उनको हमेशा ये बात के लिए रिमाइंड करता रहूँ कि जैसे ही सेशन खत्म हो या आप दूसरे सेशन के लिए उसके पहले पुराने सेशन को रिवाइज कर दीजिएगा। द मोमेंट योर ओल्ड सेशन कंप्लीट्स द प्रीवियस सेशन कंप्लीट, उसका रिवीजन पहले हो जाना चाहिए, उसके बाद ही नया टॉपिक कंप्लीट चालू करने का सर। ठीक है, तो रिवीजन के तहत मैं आपको बढ़ा रहा था कि किस तरह से इंडिया के अंदर कल्चरल डेवलपमेंट्स की शुरुआत हुई। कल्चरल डेवलपमेंट्स कहाँ से शुरू होते हैं? वैदिक पीरियड से होंगे। और वैदिक ट्रेडिशंस के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि 2 पीरियड आपको दिख जाएंगे। एक मिलेगा अर्ली वैदिक ट्रेडिशंस, हमने देखा था, और दूसरा कौन सा था? लेटर वैदिक ट्रेडिशंस। हमने समझने की कोशिश की थी सर, है ना, कि एक अर्ली वैदिक ट्रेडिशंस और लेटर वैदिक ट्रेडिशंस। अर्ली वैदिक ट्रेडिशंस थे 1500 से लेके 1000 बीसी तक का पीरियड, और जो लेटर वैदिक पीरियड था वो कब था? 1000 से लेके 600 तक का पीरियड, राइट सर। ठीक है ना। इसी के बाद बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हुए। इसी पीरियड के समय पे उपनिषद का डेवलपमेंट हुआ, और उपनिषद के साथ साथ हमने समझने की कोशिश की थी कि बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी ग्रोथ होगा। इनफैक्ट बुद्धिज्म और जैनिज्म एकमात्र फिलोसफीज नहीं थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये वो टाइम है जब भारत में टोटल 360 से ज्यादा संप्रदाय बन गए थे। ऑफिशियल किताबों के अंदर लिखे गए देयर वर अराउंड 64 सेक्ट्स, है ना। किताब में लिखा गया है कि 64 के आसपास संप्रदाय तो ऑफिशियली थे। बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर इनका मेंशन भी किया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या बात कर रहे थे, किसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, कौन से संप्रदाय इनमें से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन भी आ जाता है। खैर, समय आगे गया एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी सी दैट 600 बीसी से लेके धीरे धीरे समय आगे चलता है, और 300 बीसी का जो पीरियड था वहां से लेके, या 200 बीसी का जो पीरियड था वहां से लेके 300 सी तक आते आते भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत बदलाव हुआ। खास करके हमको पता चलता है कि शैविज्म की विचारधारा बहुत पॉपुलर होती है, वैष्णविज्म की विचारधारा बहुत पॉपुलर होगी। खैर, वैष्णविज्म और शैविज्म पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था। इवन इन द वैदिक पीरियड वी गेट एविडेंसेस ऑफ रुद्र मतलब शिव जी का ही अवतार है सर। ठीक है, हमको विष्णु के एविडेंसेस दिख रहे हैं लेटर वैदिक पीरियड के अंदर सर। ठीक है, बट एक संप्रदाय के रूप में यहाँ पे बनता है। इनफैक्ट इसी पीरियड में आपको आर्ट फॉर्म्स दिखेंगे, और आर्ट फॉर्म्स के अंतर्गत आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको स्तूप बिल्डिंग दिख जाता है। आपको पता चलता है कि इसी पीरियड के अंदर आपको टेम्पल आर्किटेक्चर का डिजाइन होगा। नगर, द्रविड़ और वेसाल उसके बाद उभर के आएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सर, है ना। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में प्रोग्रेस के रूप आपको मिलेगी, और इसी को ही हमको समझना है आज के क्लास के अंदर। हम देखेंगे कि व्हाट फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द राइज ऑफ दिस डिफरेंट सेक्ट्स, है ना, कि इतने सारे संप्रदाय बने प्राचीन भारत के अंदर।
उसके पीछे कौन से कारण जिम्मेदार थे, हम लोग वो देख रहे थे, है ना। तो अगर आपने कल का क्लास देखा होगा तो कल के क्लास के अंदर मैं आपको उपनिषद के बारे में पढ़ाया था सर, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि उपनिषद की फिलॉसफी क्या कहती है, उसमें मैं कौन हूं का जो प्रश्न है वही चीज ये बुद्धिज्म और जैनिज्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बुद्ध ने भी वही तराशने की कोशिश की थी कि हु एम आई। महावीर भी यही तराशने गए थे कि मैं कौन हूं। महावीर वॉज ऑल्सो थिंकिंग एंड ऑल्सो वॉज इन द फॉर्म कि महावीर कहते हैं कि मैं कौन हूं सर, है ना, मेरा अस्तित्व क्या है, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये दोनों के दोनों आपके ये ट्रेडिशंस के रूप में दिखेंगे जो उपनिषद से ही डेवलप हुए। तो कल मैंने आपको लिंकेजेस बताए थे, द लिंकेजेस बिटवीन उपनिषद एंड द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, क्यों, या बाकी सारे संप्रदाय जो भी है, टोटल 350 के आसपास संप्रदाय थे, बौद्ध और जैन दर्शन, उनमें से आपको एक या दो संप्रदाय के रूप में मिल जाएंगे। खैर आगे चलते हैं, हम लोग इनफैक्ट समझने की कोशिश करते हैं, पर बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स शुरू हो गया है। अभी वी हैव स्टार्टेड विद पेपर 1 ऑन एंशिएंट इंडिया, विल बी सून स्टार्टिंग विद पेपर 2। इवन पेपर 1 के अंदर मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री है, मैपिंग है, वो सबका सब बाकी है। सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो ले लीजिएगा, PN Live इज द डिस्काउंट कोड, गेट 10% ऑफ ऑन द फीस। इनफैक्ट मेरी 11 अगस्त से कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो रहा है GS के लिए सर, ठीक है। तो आप में से जो भी विद्यार्थियों को तैयारी करनी है, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन द मॉडर्न हिस्ट्री। और इसके लिए आपको एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है, GS का और ऑप्शनल का, दोनों का मिक्स करके। इनफैक्ट अनअकैडमी के ऊपर आपको इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स मिल रहे हैं, इनके क्लासेस आप अटेंड कर पाओगे पूरे GS के और ऑप्शनल के। ऑप्शनल मेरे साथ करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका कोई और सब्जेक्ट ऑप्शनल में है तो वो भी आप तैयारी कर पाएंगे, है ना। सब्सक्रिप्शन के लिए एक बहुत ही अच्छा रास्ता बता देता हूँ, वो है कॉम्बैट। एवरी संडे आप हमारी एग्जाम दीजिए। इनफैक्ट इस संडे को मेगा कॉम्बैट होने वाला है, जहाँ पे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस मैंने सेट किए हैं। आई एम द पेपर सेटर ऑफ द हिस्ट्री क्वेश्चंस, है ना। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली आपको यहाँ पे 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, 56 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं 60 मिनट्स के अंदर। और अगर आप अच्छा रैंक लेके आते हो तो आपको अनअकैडमी की तरफ से सब्सक्रिप्शन मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी, 100% तक की स्कॉलरशिप आपको अवेलेबल है। साथों साथ आपको iPad, एयरपोर्ट्स, JBL के स्पीकर, Amazon के वाउचर, सब कुछ मिल रहे हैं। तो आप, एक बहुत अच्छा रास्ता है। काफ़ी फाइनेंशियली स्टूडेंट्स कहते हैं रहते हैं कि सर हमको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हम भी समझते हैं। तो आप पढ़ाई करिए, आप इनफैक्ट एक स्टेप आगे चलोगे, हम आपके लिए 4 स्टेप आगे चलेंगे। जरूर से जुड़ेगा कॉम्बैट के अंदर। बाकी सब्सक्रिप्शन लेना है तो कभी भी ले सकते हो। फीस आपकी बढ़ने वाली है, द फीस आर सपोज टू गेट इंक्रीज्ड, एंड इसी के कारण मैं आपको कहूंगा कि आप जल्दी से हमारे साथ जुड़ सकते हो। इनफैक्ट आपको एक अश्योरेंस दिया जा रहा है अनअकैडमी की तरफ से, और अश्योरेंस यही है कि अगर आप इनफैक्ट 2 साल या उससे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको यहाँ पे प्रीलिम्स ना क्लियर करने के ऊपर आपको 1 साल का एक्सटेंशन भी मिलेगा, है ना। बाकी हमारी फीस बढ़ जाएगी, 4 अगस्त आपका आखिर का दिन है सर, है ना। तो 49,680 के अंदर आपको GS का पूरा सब्सक्रिप्शन मिला है, इंक्लूडिंग ऑप्शनल। और इसमें आपको खाली ये कोड यूज करना है, PN Live। इनफैक्ट इसके अंदर आपकी टेस्ट सीरीज कवर है, प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर इसके अंदर से मिलेगी। इनफैक्ट आप आज सब्सक्रिप्शन लोगे सर, है ना, टुडे इज 4th of August, टुडे इज द लास्ट डे सर, है ना। तो आपको इसकी वैलिडिटी मिलेगी मेंस 2022 तक। अब से फॉर एग्जांपल 2022 में आपकी मेंस हो रही है अक्टूबर महीने में, तो अगस्त से लेकर अक्टूबर तक वैलिडिटी 1 साल की, या 2 साल लोगे तो भी उसमें भी अक्टूबर 2023 तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। पूरी की पूरी बुक सेट आपको कवरेज मिल रही है। आपको इसके अंदर से लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है ना। आपको यहाँ पे बैचेस करवाई जा रही है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप एक मेंटर को चूज कर सकते हो, या मेंटर आपको अनअकैडमी देगा और वो आपको हेल्प करेंगे इन योर डे टू डे आंसर राइटिंग, डे टू डे क्वेरीज जो भी होते हैं, क्योंकि ये तैयारी के अंदर एक डेडिकेशन चाहिए और मैं कहूंगा कि एक गाइड चाहिए। तो आप जरूर से हमारे साथ प्लेटफॉर्म के ऊपर जुड़िए। इनफैक्ट ऑप्शनल की तैयारी कर रही है तो डेडिकेटेड ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। यू कैन टेक द डेडिकेटेड ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन एंड यू कैन यूज दिस कोड PN Live एज वेल फॉर ज्वाइनिंग। हमारी नई बैचेस हो रही है 4th अगस्त से ही। वी हैव स्टार्टिंग मल्टीपल बैचेस फॉर द प्रीलिम्स 2021 एंड इवन फॉर द नेक्स्ट ईयर। NCERT बैचेस भी है, वर्नाक्युलर बैचेस आर ऑल्सो अवेलेबल, रीजनल बैचेस आपको तमिल लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है। वी आर ऑल्सो डाइवर्सिफाइंग इनटू द इंडियन लैंग्वेजेस। सूनर आपकी जो मदर टंग होगी उसमें भी हम लोग पढ़ाने की कोशिश करेंगे। खैर, तो बहुत सारे फायदे हैं। टेस्ट सीरीज इसके अंदर कवर हो रही है, फ्री की टेस्ट सीरीज भी है, पेड टेस्ट सीरीज है, एवरीथिंग अंडर वन रूफ, है ना। तो डोंट वेट and take the maximum out of it. Use this code PN Live, get 10% off on the fees. चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। इनफैक्ट आपको अगर देखनी है कि क्वालिटी कैसी है अनअकैडमी के ऊपर एजुकेशन की, तो आप मेरी प्रोफाइल पे जाइएगा, इसको फॉलो कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है और उसके नीचे आपको एक स्पेशल क्लास की लिंक दिखेगी। स्पेशल क्लासेस ये फ्री क्लासेस होते हैं। इनफैक्ट आपको मैसेज भी मिल जाएगा स्पेशल क्लास का अगर आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो करोगे तो कौन सा कब हो रहा है, और रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल है सर, ठीक है। तो इसमें मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स लिए हुए हैं, इसमें मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक्स लिए हुए हैं,
मिडिवल इंडिया में फॉरेन ट्रैवलर्स के टॉपिक लिए हुए हैं, तो आई हैव कवर्ड अप मल्टीपल टॉपिक्स ऑन द स्पेशल क्लासेस। तो आप इसको भी अटेंड कर सकते हो, ये फ्री के अंदर है, जस्ट टू चेक। काफी बच्चे कहते हैं ना कि सर हमको देखना है कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, है ना। तो आजकल तो उल्टी जमाना आ गया है कि बच्चे क्वालिटी ऑफ टीचिंग देखते हैं, पर अच्छी बात है सर, है ना, क्योंकि क्वालिटी आपको देखनी चाहिए। तो इसके लिए आपके लिए ये व्यवस्था की गई है और बहुत सारी हमने शेयर भी किया हुआ है। खैर चलते हैं आगे, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये टॉपिक को और समझने की कोशिश करते हैं कि बुद्धिज्म के राइज के पीछे के फैक्टर्स क्या है। अब आप समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको बताया कि उपनिषद्स वर वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड द फैक्टर्स बिहाइंड द राइज ऑफ न्यू फिलॉसफीज, है ना। तो मूलतः से मुझे आपको बताना है कि 6th सेंचुरी बीसी में, 6ठी शताब्दी के अंदर इनफैक्ट जो परिस्थिति का जन्म हुआ था उसके पीछे जो कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, ये जो नए दर्शन उभर के आए हैं सर, है ना, नए दर्शन उभर के आए हैं, उसके पीछे का कारण क्या है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो लेट अस ट्राई टू सी के द फैक्टर्स। अब उसमें मैंने आपको एक बताया था कि काफी लोगों को जो सेक्रीफाइसेस हो रहे थे एंड रिचुअल्स हो रहे थे वो पसंद नहीं आ रहे थे सर, है ना। तो डे बिफोर यस्टरडे, अगर आप याद करोगे मंडे का दिन, तो मैंने आपको इसके बारे में चर्चा की थी। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड अप द सेक्रीफाइसेस एंड द रिचुअल एस्पेक्ट इन द डे बिफोर यस्टरडे क्लास। मंडे के दिन के अंदर हमने आपको चर्चा कराई थी सर, ठीक है। सो देयर वाज अ सेक्शन ऑफ पीपल हु वर नॉट हैप्पी और दे डिड नॉट लाइक सर, है ना, कि भाई ये जो वैदिक कांड सभ्यता के तहत जो रिचुअल्स हो रहे थे वो उसको पसंद नहीं कर रहे थे। उनके एक वे ऑफ वर्शिप अलग थी। तो बुद्ध और महावीर एक ऐसे इनफैक्ट आपको लीडर के रूप में दिखेंगे who had a different thought and who actually believed into following a different traditions। okay, तो ये तो हो सकता है कि कोई लोगों ने ऐसे इस तरह के ट्रेडिशंस को देख लिया होगा सर, ठीक है। दूसरा हमको पता चलता है कि उपनिषद्स का अपना रोल है सर, है ना। तो मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि उपनिषद्स ने एक नई फिलॉसफी दी है सर, है ना। और ये फिलॉसफी बहुत ही मैटर करती है व्हेन वी अंडरस्टैंड द वैदिक रिचुअल्स एंड व्हेन वी सी द होल, आई वुड से, आइडिया ऑफ वे ऑफ लाइफ। क्योंकि उपनिषद ने क्या बताया था, अलग अलग प्रश्न पूछे थे। हु एम आई का प्रश्न पूछा था सर। उपनिषद के अंदर बोला गया था कि लाइफ और डेथ की क्या कहानी है सर, है ना। इनफैक्ट उपनिषद के अंदर ही आपको ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की कहानी दिखती है कि भाई यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड का सर्जन कैसे हुआ था। तो मूलतः से उपनिषद हमको दो चीजों के ऊपर फोकस कर रहा था, एक तो आत्मन और दूसरा कौन सा था, ब्राह्मण सर, है ना। तो जो सुप्रीम एनलाइटनमेंट है उसको ब्रह्म कहते हैं। मतलब एक ऐसी इनफैक्ट व्यवस्था जहां आप हायर नॉलेज के ऊपर चले जाते हो, एक ऐसा ज्ञान ले लेते हो जहां पे सुपर से भी ऊपर चले जाओगे सर, है ना। तो उसी को ब्रह्म का इनफैक्ट, है ना, रियलाइजेशन कहते हैं कि यू हैव रियलाइज्ड द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ, है ना। तो उपनिषद ने ये सब चीजें एक क्रिटिकल थिंकिंग के रूप में डेवलप कराई थी लोगों के अंदर। और उपनिषद की ये सब चीजें जब क्रिटिकल थिंकिंग के रूप में उभर के आई तो काफी सारे इस टाइम पे विचारक थे जो इससे मोटिवेटेड हो रहे हैं और बुद्ध और महावीर इनमें से ही एक थे सर, है ना। तो मैंने आपको कल के क्लास के अंदर भी बताने की कोशिश की थी कि जब जब आप इसको देख रहे हो, व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग द आइडिया ऑफ राइज ऑफ फैक्टर्स ऑफ द न्यू फिलॉसफीज दैट डेवलप्ड इन दिस पीरियड, ये बिलीफ सिस्टम डेवलप हुई, उसके पीछे सबके अपने अपने तारण होंगे, सबके अपने अपने अर्थ होंगे सर, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग दिस पॉइंट्स, है ना, कि हाउ उपनिषद्स आर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, इवन अदर फिलॉसफीज जो इस टाइम पे उभर के आई थी उसमें भी उपनिषद का बहुत बड़ा रोल प्ले था सर। ऑलवेज रिमेंबर कि उपनिषद्स आर द की टू अंडरस्टैंड। इनफैक्ट आप जब मेरे ऑप्शनल के कोर्स के अंदर आओगे तो इसके ऊपर मैं और विस्तृतपण से चर्चा करूंगा कि उपनिषद ही थे जिसने बुद्ध को बुद्ध बनाया सर, है ना। आपको बहुत ही अचरज लगेगा क्योंकि ये डायमेंशन किताबों के अंदर दिया नहीं होता है, आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रीडिंग बिटवीन द लाइंस। अभी मैं आपको बता रहा था, पिछले क्लासेस के अंदर भी आपको मैंने बोला था कि आप हमेशा रीडिंग बिटवीन द लाइंस करिएगा। उपनिषदिक थॉट जो है वो भी रीडिंग बिटवीन द लाइंस को ही दर्शाता है। द थॉट्स ऑफ उपनिषद एक्चुअली हाइलाइट्स एंड पोर्ट्रेज द रीडिंग बिटवीन द लाइंस कंसेप्ट ओनली सर, ठीक है। तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप, मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि भाई साहब यहाँ पे सैक्रिफाइसेस और डिबेट्स हो रहे थे। ये सैक्रिफाइसेस के कारण इनफैक्ट काफी लोगों को पसंद नहीं आ रहा था कि ये सैक्रिफाइसेस ठीक तरह से नहीं हो रहे हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि मेनी पीपल केम इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन। इनफैक्ट ये सैक्रिफाइसेस के अंदर अग्नि जो थे वो सबसे मुख्य भगवान के रूप में वैदिक ट्रेडिशंस के अंदर दिखेंगे सर, ठीक है। उसके बाद उपनिषद लिखे गए। उपनिषद के अंदर हमको क्या पता चल रहा है, वैदिक लिटरेचर में जब एक्सपांशन हुआ, ब्राह्मणी, अरण्य के बाद वेद, ब्राह्मणी, अरण्य और उपनिषद, तो उपनिषद ने बेसिकली काफी सारे प्रश्न उठाने शुरू कर दिए लोगों के जीवन के अंदर। इनफैक्ट लोग वहां तक बोलते हैं कि हमारा पुनर्जन्म हो रहा है, उसके पीछे का कारण हमारा कर्म है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो वी फाइंड द आइडिया ऑफ कर्म के सिद्धांत के ऊपर भी चर्चा हो रही है। इनफैक्ट आप देखिए कि कर्म का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैदिक रिलीजन, मतलब आज का मॉडर्न डे हिंदुइज्म, सबके अंदर कॉमन है। द आइडिया ऑफ कर्मा इज कॉमन टू ऑल द सेक्शंस ऑफ द
सोसाइटी सर, है ना। तो आप कहीं पे भी चले जाइए, सब कर्म की बातें करेंगे, बोलेंगे कि ये कर्म करो, कर्म करते रहो, कर्म नहीं करोगे तो जीवन मृत्यु के साइकिल से बाहर नहीं निकल पाओगे सर, ठीक है। तो ये उपनिषद ही थे सर, है ना, ये सब कुछ चीजें इनफैक्ट उपनिषद ही बता रहे थे। ये उपनिषद ही थे जहां पे हमको पता चल रहा है कि उनके आधार के ऊपर डिबेट होने की शुरुआत होती है। ये वही डिबेट थी जो सोसाइटी को आगे लेके चलेगी सर, है ना। नई फिलोसफीज का जन्म क्यों होता है? सुकरात ने एक चीज बताई, उसको काउंटर किया प्लाटो ने। प्लाटो ने जो चीज बताई उसको काउंटर किया अरिस्टोटल ने सर, है ना। सोक्रेट्स, प्लेटो और अरिस्टोटल, ये तीनों के तीनों लीनियरिटी के अंदर फिलोसफर्स आए थे और ये गुरु शिष्य हुआ करते थे। वैदिक काल के अंदर भी आपको उपनिषदिक ट्रेडिशंस जो निकल के आए थे 600 बीसी के आसपास का पीरियड, वहां पे आपको यही गुरु शिष्य की परंपरा दिख रही थी। यही गुरु शिष्य की परंपरा के अंतर्गत जो अलग अलग प्रकार के विचार आए, उसमें एक शिष्य एक चीज बोल रहा है, दूसरा शिष्य दूसरी चीज बोल रहा है। अब एक शिष्य कह रहा है कि सर ये पेन नहीं है, ये मुझे कुछ और चीज लग रही है, मुझे लकड़ी लग रही है, आई फाइंड इट इज अ फॉर्म ऑफ स्टिक, है ना। एक दूसरा आएगा, वो कहेगा कि सर ये स्टिक भी नहीं है, ये पेन भी नहीं है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको डांडिया कहेंगे सर, ठीक है ना। तो मूल कहने की बात यह है कि सबके अलग अलग देखने के नजरिए होते हैं, सबके अलग अलग विचारने के नजरिए होते हैं सर, है ना। एवरीवन हैज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन अ पर्टिकुलर थॉट, है ना। तो इस तरह की बातें आपको मिलेगी एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस दे वर ट्राइंग टू सी द अल्टीमेट रियलिटी। लोग अल्टीमेट रियलिटी को ढूंढ रहे थे और अल्टीमेट रियलिटी क्या है? क्या मृत्यु अल्टीमेट रियलिटी है? क्या ब्रह्म अल्टीमेट रियलिटी है? क्या इनफैक्ट रीबर्थ अल्टीमेट रियलिटी है? हमारा पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा? क्या गॉड अल्टीमेट रियलिटी है सर, है ना। तो बहुत सारी डिबेट्स एंड डिस्कशन हुई, मल्टीपल डिबेट्स एंड डिस्कशन टुक प्लेस। ये जो मल्टीपल डिबेट्स एंड डिस्कशन हुई, इसमें से नई नई फिलोसफीज आई सर, ठीक है ना। सो वी फाइंड कि लोगों ने अलग अलग प्रकार के जो सेक्रीफाइसेस हो रहे थे उसको क्वेश्चन करना शुरू कर दिया सर, है ना। वी विल ऑल्सो फाइंड कि पीपल वर एक्चुअली ट्राइंग टू हाईलाइट कि हु वॉज द अल्टीमेट रियलिटी, भगवान है कि नहीं है, भगवान है तो किस रंग में है, भगवान है तो किस आकार में है सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो होता क्या है कि उपनिषद के थॉट के कारण, याद रखेगा, इट वॉज द उपनिषद थॉट एंड इट वॉज द वैदिक सैक्रिफाइसेस दैट क्रिएटेड अ बेस फॉर द डिबेट्स एंड डिस्कशन, दैट क्रिएटेड अ बेस फॉर द डिबेट्स एंड डिस्कशन। और डिबेट्स एंड डिस्कशन किसके ऊपर हो रहे थे? ये डिबेट्स एंड डिस्कशन हो रहे थे रिगार्डिंग द ट्रेडिशनल डेवलपमेंट्स ऑफ आइडिया ऑफ गॉड, कि भाई भगवान है कि नहीं है। आइडिया ऑफ गॉड का मतलब क्या है कि भाई भगवान है तो किस आकार में है, व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी सर, है ना, समय की, या बेसिकली व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। क्या इनफैक्ट ट्रूथफुलनेस अल्टीमेट रियलिटी है? क्या ट्रूथफुलनेस अल्टीमेट रियलिटी है सर, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेके चर्चा हुई, बहुत सारे विचार है जो उभर के आए इसी पीरियड के समय पे एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड मल्टीपल पीपल वर आस्किंग मल्टीपल क्वेश्चंस ऑन द वे ऑफ लाइफ। जीवन क्या है, जीवन के बाद क्या है, जीवन के पहले क्या था, हमारा सर्जन किसने किया है, भगवान है तो किस आकार में, किस रंग रूप में है, एवरीथिंग वाज बीइंग डिस्कस्ड अबाउट, है ना। अब ये जो डिस्कशन हुआ, ये कहां से हमको पता चला? ये डिस्कशन हमको कहां से पता चलता है? तो ये डिस्कशन हमको पता चलता है बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर से, ठीक है। अब बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंतर्गत अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो जो बुद्ध का मृत्यु होता है, बुद्ध का टाइम कब था सर? व्हाट वाज द टाइम ऑफ बुद्धा? तो बुद्धा का टाइम था, इफ यू आर एबल टू रिकॉल, दिस वाज द पीरियड ऑफ 540 टू 468 बीसी सर, है ना। सॉरी, बुद्ध का टाइम आपको मिलेगा इन बिटवीन दिस पीरियड ऑफ 568 टू 483 बीसी सर, ठीक है ना। सो बुद्ध की कहानी यह है कि 568 टू 483 बीसी के बाद जब बुद्ध का मृत्यु हुआ, उनके टीचिंग्स को यहाँ पे कंपाइल किया गया था सर इन द फॉर्म ऑफ दी पिटाक लिटरेचर, या इसको पाली लिटरेचर के रूप में पहचानते हैं। ये पाली लिटरेचर के अंतर्गत 3 किताबें लिखी गई थी सर, है ना। एक तो थी विनय पिटाक, अगर आपको जानकारी होगी, दूसरी थी सुत्त पिटाक और तीसरी थी अभिधम्म पिटाक। कौन सी थी? अभिधम्म पिटाक। उसमें जो अभिधम्म पिटाक है ये अशोक के समय पे कंपाइल होती है। विनय पिटाक एंड सुत्त पिटाक नाम की जो किताब है, दे वर एक्चुअली कंपाइल्ड इन द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। तो बुद्ध के मृत्यु के बाद एक काउंसिल की रचना की जाती है जिसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, याद रखेगा सर, है ना। तो ये जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, यहाँ पे अजातशत्रु करके राजा था, मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था, मगध के अंदर के ट्रेडिशंस के अंदर। तो ये जो अजातशत्रु करके राजा है, इसके समय पे ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाया जाता है और अजातशत्रु ही था बेसिकली जो यहाँ पे पाटलिपुत्र, मतलब राजगीर जो उस टाइम पे कैपिटल हुआ करता था, वहां पे ये परिषद बुलाएगा और इसकी कंपाइलेशन करेगा। उसमें ये जो विनय पिटाक और सुत्त पिटाक है, ये दोनों सबसे प्रोमिनेंट किताबें थी और लेटर ऑन अभिधम्म पिटाक बनती है, ये अशोक के समय पे बनेगी इन द पीरियड ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, है ना। तो थर्ड काउंसिल जब बुद्धिज्म में होगी तो उसके बाद इसके अंदर एक और किताब का एडिशन होगा अभिधम्म पिटाक का। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये तीनों किताब में से
उसमें जो सुत्त पिताक है, सुत्त पिताक में मल्टीपल बुक्स का सेट अवेलेबल है, मतलब यू विल फाइंड मोर देन 15 बुक्स विच आर कंपाइल्ड एज अ पार्ट ऑफ द सुत्त पिताक ट्रेडिशंस। सुत्त पिताक के ट्रेडिशंस में इनफैक्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर आपको बहुत सारे संप्रदायों की बात की गई है। देयर आर 64 सेक्ट्स और स्कूल्स ऑफ थॉट दैट वर एक्चुअली मेंशन्ड इनटू दिस बेसिकली आइडिया, जो उस टाइम पे उभर के आए थे। कब आए थे? 6th सेंचुरी बीसी में। तो आप पकड़ने की कोशिश करिए, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड 6th सेंचुरी बीसी का पीरियड कब आता है सर, ठीक है, तो वो पीरियड आपका यहाँ पे आता है, आप समझिएगे, तो समवेयर ओवर हियर सर, ठीक है ना। तो यहाँ पे टोटल 64 अलग अलग प्रकार के संप्रदाय थे, और ये जितने भी संप्रदाय थे उन्होंने फिलोसफीज दी। एक्चुअली 64 ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है, कुछ कुछ सोर्सेज में 350 360 प्लस संप्रदायों की बात की गई है। 360 से ज्यादा संप्रदाय उस टाइम पे एग्जिस्ट किया करते थे। ये 360 से ज्यादा संप्रदाय के अंदर बुद्धिज्म और जैनिज्म एक ऐसे संप्रदाय के रूप में उभर गए जो पॉपुलर हो गए, मतलब उनका एक बेस बन गया, उनका एक प्लेटफॉर्म बन गया, उनकी विचारधारा को लोगों ने ज्यादा स्वीकार लिया। पर पहले से बहुत सारे संप्रदाय एग्जिस्ट किया करते थे, ये आपको पहले तो पता होना चाहिए, यू शुड बी वेरी मच क्लियर सर, ठीक है ना। तो दिस 64 सेक्ट्स, 64 से ज्यादा संप्रदायों का उदय होना, ये बहुत ही एक लैंडमार्क चीज थी, तो वाज अ वेरी लैंडमार्क थिंग। एंड इनफैक्ट इसको बुद्धिस्ट लिटरेचर में मेंशन किया गया है। कहां पे मेंशन किया है? सुत्त पिटाक के अंदर। सुत्त पिटाक के अंदर बहुत सारी किताब है। एक्चुअली पाली लिटरेचर के अंदर ये तीनों की तीनों किताबें जो है ना इकट्ठी होके बनती है त्रिपिटाक सर, है ना। दे आर नोन एज त्रिपिटाक, है ना। त्रिपिटाक मतलब 3 सर, है ना। और पिटाक क्यों? क्योंकि ये बास्केट के अंदर पूरी की पूरी कंपाइल की गई थी, अगर आपको पता होगा पत्तों के ऊपर लिखी जाती है ना। तो बर्च होता है ना, बर्च ट्री का जो बर्च होता है उसके ऊपर इसको कंपाइल किया गया था इनिशियली वे के अंदर सर, ठीक है। अब ये सब जितने भी दार्शनिक लोग थे, ये सब के सब लोग चर्चा करते थे। ये 64 के 64 संप्रदाय के जो विचारक है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर चर्चा करते थे। एक यहां से वहां जा रहा है, वहां से यहां जा रहा है। अब कोई कहेगा भगवान हमको ऐसे दिखते हैं, कोई कहेगा भगवान इसमें दिखते हैं, कोई कहेगा भगवान इसमें दिखता है, कोई कहेगा भगवान का आकार नहीं है, भगवान है तो इस रंग रूप में है सर, ठीक है ना। तो व्हाट डू यू सी, है ना। टीचर्स ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ट्राइंग टू कन्विंस वन अनदर, है ना, एक दूसरे को कन्विंस कर रहे हैं, एज वेल एज ले पर्सन्स, कॉमन मैन को समझा रहे हैं कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, है ना। अब ये वो टाइम है जब भारत में बदलाव आ रहा है, आप समझने की कोशिश करिए। 600 बीसी का जो पीरियड है वो कैसा पीरियड है? ये वो पीरियड है जब भारत में सेकंड अर्बनाइजेशन हुआ। पिछला चैप्टर याद करिए सर, है ना। और मैंने आपको बताया था कि सेकंड अर्बनाइजेशन के अंतर्गत क्या देखने को मिल रहा है सर? सेकंड अर्बनाइजेशन के अंतर्गत हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे महाजनपद का निर्माण हो रहा था। तो ये जो महाजनपद था, इस समय के दौरान सिटीज का फॉर्मेशन हो रहा है, और सिटीज का जब फॉर्मेशन हो रहा है महाजनपद के पीरियड के समय पे, तो काफी सारे कॉमन मैन थे, उनको लाइफ की अंडरस्टैंडिंग जाननी थी, क्योंकि शहरों के अंदर मटेरियलिस्टिक कल्चर का उद्भव हुआ। पर इंसान जो है वो कहीं ना कहीं एक तलाश में रहता है, अपनी एक सत्य की शोध में रहता है। यू माइट हैव सीन कि एक कॉमन मैन का एक वो होता है कि रियलिटी क्या है जीवन में, भगवान मुझे पामने हैं, आई वॉन्ट टू अचीव गॉड, है ना, आई वॉन्ट टू सी गॉड, आई वॉन्ट टू फील गॉड, है ना। तो कैसे दिखेंगे, किस हिसाब से दिखेंगे, काइंड ऑफ आप समझिए। तो कहानी क्या है? कहानी ये चलती है कि इन मेनी एरियाज, in many parts of the country, the teachers used to travel from one another and they used to give the providence or they used to prove the philosophy correct, है ना। तो ये एक दूसरे को बताते थे कि यार मेरी फिलॉसफी अच्छी है, तुम्हारी फिलॉसफी अच्छी है, या मेरी फिलॉसफी में गॉड ऐसे दिखते हैं सर, ठीक है। तो इसी में से बहुत सारे संप्रदाय बन के हैं। अब कितने संप्रदाय बन के हैं? 64। अब ये 64 में से अगर आप देखोगे तो बुद्धिज्म और जैनिज्म पॉपुलर हो गया। मतलब ये नहीं है कि बाकी सारे फिलॉसफीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सारे फिलॉसफीज भी इंपॉर्टेंट है। उसमें ये 64 में से करीबन 5-6 फिलोसफर्स ऐसे हैं जो इतने प्रोमिनेंट थे, जो बुद्धिज्म जैनिज्म का ना होते हुए भी सर आप समझने की कोशिश करोगे तो अपना ओपिनियन देते हैं, और ये काफी पॉपुलर वे ऑफ स्कूल ऑफ थॉट थे सर, ठीक है। इसके ऊपर अभी मैं आता हूं, पर आपको चर्चा कराऊंगा सर, ठीक है। तो आप देखिए कैसे उपनिषद अपना रोल प्ले करता है। उपनिषद ही था जो इनफैक्ट लोगों को बताता है। अब देखिए, मैंने आपको कल चंडोग्य उपनिषद के बारे में बताया था, याद करिए सर, है ना। तो चंडोग्य उपनिषद के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। उसमें यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा गया है? Here are 2 verses from the Chandogya Upanishad, a text composed in Sanskrit around 6th century BC। मैंने बताया 600 BC के आसपास का पीरियड है। The nature of the self, आत्मन क्या है? आत्मन खुद की बात कर रहा है सर, है ना। Getting my point or not, है ना। क्या बोल रहा है? आत्मन कहाँ गया सर, है ना। ये बताया ना मैंने, सेल्फ इंडिविजुअल की बात कर रहा है सर, है ना। क्या बोल रहा है? This self of mine within the heart is smaller than paddy or barley or mustard or millet or the kernel of seed of the millet, है ना। मेरे अंदर की जो आत्मा है, जो इंडिविजुअल है, वो इतना बारीक है, इतना छोटा है, वो गेहूं से भी छोटा है, वो अनाज के दाने से भी छोटा है,
अनाज के दाने के अंदर का जो छोटा दाना है उससे भी छोटा. इट इज सो, आई वुड से, स्मॉल इन साइज, है ना. दिस सेल्फ ऑफ माइंड विद इन द हार्ट इज ग्रेटर देन द अर्थ, ग्रेटर देन द इंटरमीडिएट स्पेस, ग्रेटर देन द हेवन, ग्रेटर देन दिस वर्ल्ड. मतलब क्या बोल रहा है सर? एक साइड के ऊपर कह रहा है कि मेरा जो आत्मन है बहुत ही बारीक है, वो दिखता नहीं है कहीं पे भी, पर उसका मन बहुत बड़ा है. कितना बड़ा मन है सर? वो हृदय से भी बड़ा है, वो दुनिया से भी बड़ा है, वो संसार से भी बड़ा है, और वो इनफैक्ट आप देखने की कोशिश करोगे आसमान आकाश से भी बड़ा है. तो दिखने में छोटा होगा पर विचार में बहुत बड़ा है. इन्फिनिट स्टेज कहते हैं ना हम लोग. और ये जब इन्फिनिट स्टेट में इंसान पहुंचता है उसी को ही समाधि के रूप में पहचानते हैं. आपने थोड़ी बहुत वैदिक फिलॉसफी को पढ़ा होगा और आपने इनफैक्ट वेद का भी अभ्यास किया होगा, तो या योगा का अभ्यास किया होगा, तो यू माइट बी अवेयर अबाउट द स्टेज एंड द अल्टीमेट रियलिटी इज द समाधि, है ना. तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, समझे कि नहीं समझे? तो कितने सारे स्टेजेस, टोटल 8 स्टेजेस आते हैं. तो ये 8 के 8 स्टेजेस की जब बात करेंगे तो इसी के साथ लिंकअप हो रहा है. छंदोग्य उपनिषद आत्मन को खोज रहा है, ये इंडिविजुअल को खोज रहा है. ये 6th सेंचुरी बीसी के अंदर ये जितने भी फिलोसफर्स थे, ये 64 से ज्यादा संप्रदाय उभर के आ रही थी, ये भी इंडिविजुअल को खोज रही थी. दे वर ऑल्सो, आई वुड से, ट्राइंग टू एक्सप्लोर देमसेल्व्स. तो ये जो एक्सप्लोरेशन का कंसेप्ट है ये बहुत मैटर करता है. यहाँ पे ये कहता है कि व्हाट इज द ट्रू सैक्रिफाइसेस. दिस wind that blows, this is surely a sacrifice. While moving it sanctifies all this, therefore it is indeed a sacrifice. क्या कहता है कि हवा चल रही है, ये सबको पवित्र करके जा रही है, यही सच्चा सैक्रिफाइस है. आप खाली और खाली कर्मकांड करने से कभी मोक्ष प्राप्ति नहीं करोगे. आप देखिए कि आप दुनिया के लोगों के लिए कितने मददरूप हो रहे हो. इसके लिए विंड को बोला जाता है कि हवा चलती है तो कितने लोगों का दिन अच्छा चलता है. गर्मी की जरूरत, मतलब गर्मी के समय के आपको फायदा मिलेगा सर. विंड के बेसिस के ऊपर से ही आपकी बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती है सर. गेटिंग माय पॉइंट, है ना. तो ये कहता है कि दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रू सैक्रिफाइस. ये इनफैक्ट एक बलिदान है. विंड, हवा जो चल रही है, पवन जो चल रहा है, ये एक बलिदान का प्रकार, क्योंकि वो अपने आप को बहा के दूसरे लोगों का फायदा करा रही है. तो इंसान के रूप में भी हमको ये करना चाहिए. अगर आप अपने आप को ढूंढ रहे हो, यू आर ट्राइंग टू एक्चुअली, इनफैक्ट, है ना, सी योर सेल्फ कि वेयर डू आई स्टैंड. ये जो प्रश्न है हु एम आई का, एंड व्हाट एम आई सपोज टू डू इन लाइफ. तो उपनिषद ने बहुत सारी चीजें बताई. ये उपनिषद ने बहुत सारी चीजें बताई. इसी के कारण हमको क्या पता चल रहा है, वी सी डिफरेंट फिलोसफीज इमर्ज. समझे कि नहीं समझे? अब यही फिलोसफीज को हम लोग चर्चा करेंगे. और यही फिलोसफीज में जो 6th सेंचुरी बीसी के अंदर फिलोसफी आई है, उसमें बहुत सारी फिलोसफीज दिखेगी. यू विल फाइंड मल्टीपल फिलोसफीज दैट इमर्ज इन द 6th सेंचुरी बीसी. ये मल्टीपल फिलोसफीज में बुद्धिज्म और जैनिज्म एकमात्र नहीं थी. याद रखेगा कि बुद्धिज्म और जैनिज्म एकमात्र नहीं थी. इनफैक्ट बुद्धिज्म जैनिज्म के साथ साथ यू विल फाइंड मल्टीपल फिलोसफीज वर देयर. जैसे जैनिज्म को महावीर ने दिया, महावीर के टीचिंग्स के ऊपर बेस किया गया. बुद्धिज्म को बुद्ध के टीचिंग्स के ऊपर बेस किया गया. वैसे ही आपको बहुत सारे थिंकर्स दिखेंगे, बहुत सारे आपको ट्रेडिशंस दिखेंगे. एक्चुअली होता क्या है कि 6th सेंचुरी बीसी में जो समय की इनफैक्ट, है ना, जरूरत थी और समय के अंदर जो प्रश्न उठे थे, उसमें काफी सारे ट्रेडिशंस डेवलप हुए. ये जो ट्रेडिशंस डेवलप हुए, इसी को ही कहते हैं हम लोग श्रमण ट्रेडिशंस, है ना. तो यू विल फाइंड अ ट्रेडिशंस कॉल्ड एज द श्रमण ट्रेडिशंस व्हिच विल डेवलपिंग इन द 6th सेंचुरी बीसी. अब आप में से बहुत लोगों को ये प्रश्न जाएगा कि ये शायद श्रमण ट्रेडिशंस क्या है और श्रमण किसको कहते हैं. तो ये जो उपनिषद का थॉट था ना, उपनिषद के अंदर ये जो आत्मन को खोज करने की जो परिभाषा थी कि मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरे जीवन का सार क्या है, मैं किस लिए अपने लाइफ को चला रहा हूं सर, है ना. तो ये श्रमण ट्रेडिशंस की शुरुआत हुई. अब सवाल ये आता है कि ये श्रमण कौन है और श्रमण किसे कहते हैं. सो एनी पर्सन हु सीक्स टू लिव अ लाइफ इन ऑस्टेरिटी वे ऑफ लाइफ, ऑस्टेरिटी वाला लाइफ जीते हैं सर. ऑस्टेरिटी का मतलब है एकदम संत बनके आप सांसारिक दुनिया को छोड़ देते हो सर, ठीक है. एक ऐसा इंसान जो ट्रूथ सीकर है, ट्रूथ सीकर मतलब जो सत्य की शोध में चल पड़ा है. एक ऐसा इंसान जो ट्रूथ सीकर है, एक ऐसा इंसान जो ऑस्टेरिटी बेस्ड लाइफ जी रहा है, मतलब फकीर बन गया है. सादी भाषा में हम देखेंगे कि सांसारिक दुनिया छोड़ दी है और मटेरियलिस्टिक पोजीशंस, जो भौतिकतावादी उसके पास जो पैसा था, संपत्ति थी, वो सब छोड़ दिया है. वो श्रवण कहेंगे. वो उपनिषद के कारण ही बने, क्योंकि उपनिषद ही थे जो इंसान को रियलाइज करवा रहा था कि मेरे जीवन का सार क्या है, मैं क्या करने आया हूं
और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ का सर, है ना। तो ये जो परिस्थिति यहाँ पे जन्म हुई है, द सिचुएशन दैट इवॉल्व्ड इन द 6th सेंचुरी BC, इसमें बहुत सारे थिंकर्स और फिलोसफर्स उभर के आए सर, है ना। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि उपनिषद के साथ कहाँ पे लिंकअप करोगे। उपनिषद नहीं आते तो हो सकता था कि ये श्रमण ट्रेडिशंस नहीं बनते, और ये श्रमण ट्रेडिशंस में टोटल 64 से ज्यादा संप्रदाय बने। ये 64 से ज्यादा संप्रदाय में बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत पॉपुलर हो गया। बुद्धिज्म और जैनिज्म एकमात्र नहीं थे, याद रखेगा कि इसके सिवाय और भी आपको ट्रेडिशंस दिखेंगे। ये ट्रेडिशंस के अंदर आपको नाम पता होने चाहिए, क्योंकि यहां से मैच द फॉलोइंग के प्रश्न भी आते हैं, और यहां से ही अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो फिलॉसफीज भी पूछी जाती है। अब एक एक करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इनके यहाँ पे फिलोसफिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ श्रमण ट्रेडिशंस के रूप में। अब जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म की बात करेंगे सर, है ना। तो बुद्ध ने बेसिकली क्या कहा है, बुद्ध ने भगवान को लेके एग्नोस्टिक अप्रोच अपनाया। एग्नोस्टिक का मतलब क्या है कि बुद्ध कहते हैं कि भगवान है भी नहीं, भगवान नहीं भी है, हम लोग इसके ऊपर नहीं जाएंगे। सो ही नाइदर एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ गॉड नाइदर डिनाइज द रियलिटी ऑफ गॉड, है ना सर, ठीक है। पर एक कहते हैं कि कर्म के ऊपर करते रहिए सर, है ना। कर्म अच्छा होगा तो इवेंचुअली यू विल कम आउट एंड आपका निर्वाण हो जाएगा सर, ठीक है। महावीर भी यही कर्म के ऊपर फोकस करेंगे सर, ठीक है। इनफैक्ट ये सब ऐसे फिलोसफर्स थे जो जनरली वैदिक ट्रेडिशंस को और वेदा की अथॉरिटी को इनफैक्ट काफी लोग चैलेंज कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई हर बार जरूरी नहीं है कि हमको वेद को मानना चाहिए। वैदिक नॉलेज जो है उसके बाहर भी बहुत सारी दुनिया एग्जिस्ट करती है, वहां पे भी हमको देखने की आवश्यकता है सर, ठीक है ना। तो इसमें आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे जो अलग अलग प्रकार की फिलॉसफीज देते हैं। अब उनमें से एक फिलोसफर आपको दिखेंगे पुराण कश्यप। याद रखिएगा इनको श्रमण कहते हैं। श्रमण क्यों? क्योंकि जीवन की जो रियलिटी है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो जीवन की रियलिटी कोशिश कर रहे थे ना, किसी को पता नहीं था कि जीवन का सत्य सार क्या है। जैसे आप लोग अभी सिविल सर्विसेज में आए हो, आप भी श्रमण ही हो ना, यू आर लिविंग ऑस्टर बेस्ड लाइफ। आपने भी संसारिक दुनिया छोड़ दी है ना, सब मोह माया छोड़ दिया होगा सर, है ना। माया कहते हैं ना जिसे हम लोग कहते हैं मटेरियलिज्म सर, तो शंकर कहते हैं ना मायावाद की फिलॉसफी। आप जब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो इवेंचुअली आप भी श्रमण बन गए हो, आप भी सत्य की शोध में निकले हो। यू आर ऑल्सो सीकिंग ट्रूथ ऑफ लाइफ, है ना, कि मेरे जीवन का सार क्या है। एग्जैक्टली 1 साल के बाद, अगर आप आज से तैयारी कर रहे हो, मतलब अभी अभी शुरू किया होगा, यू सी द ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज टेकिंग प्लेस इन योरसेल्फ। आप अपने अंदर के ट्रांसफॉर्मेशन को देखेगा दोस्तों, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। एग्जैक्ट 1 साल के बाद ये वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा अगेन वन मोर टाइम कि सर हम लोग इतना बदलाव देख रहे हैं, हमको जीवन की रियलिटी पता चल गई है। आप जब पॉलिटी पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, हिस्ट्री के अंदर कल्चरल पार्ट देखोगे, फिलॉसफी देखोगे सर, रिलीजियस ट्रेडिशंस को देखोगे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर को देखोगे, हिस्ट्री में देखोगे कि कैसे कौन से शासकों ने क्या क्या बदलाव लाए हैं सर, ठीक है। गजब प्रकार के चेंजेस आपको मिलेंगे, यू विल फाइंड फंडामेंटल चेंजेस। और कैसे शासक अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं एक रूलर के रूप में सर, ठीक है। वो आपके अंदर पॉलिटिकल चेंजेस के रूप में, हिस्टोरिकल चेंजेस में, एथिक्स पढ़ोगे, यू विल बी स्टडिंग एथिक्स, है ना, जो कभी कभी मैं हिस्ट्री के अंदर भी चर्चा कर रहा हूं सर, ठीक है। तो मल्टीपल थिंग्स विल इवॉल्व, आपको इतनी सारी इवॉल्व देखने को मिल जाएगी सर, ठीक है। तो इसी के अंदर से ये जो श्रमण ट्रेडिशंस की शुरुआत हुई, द श्रमण ट्रेडिशंस दैट डेवलप्ड इन हिस्ट्री, ये श्रमण ट्रेडिशंस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया सर, ठीक है ना। ये श्रमण ट्रेडिशंस में अलग अलग लोग अपने विचार देते हैं। लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, लोग कहेंगे कि कर्म ही एग्जिस्ट नहीं करता है। अब उनमें से आपको एक थिंकर दिखेंगे पुराण कश्यप, याद रखेगा सर, ठीक है। पुराण कश्यप, है ना, बहुत इंटरेस्टिंगली श्रमण ट्रेडिशंस के अंदर अपनी बातें करते हैं। उनकी फिलॉसफी को अब मॉरलिज्म कहा गया है। अब देखिए एक शब्द आता है मॉरालिटी, है ना, नैतिकता के साथ हम लोग उसको जोड़ते हैं, है ना, गेटिंग माय पॉइंट। एथिक्स आता है नीति शास्त्र, अब मॉरलिज्म नैतिकता। अब नैतिक बनने का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कि आई एम अ मॉरल पर्सन, आई फॉलो अ सर्टेन मॉरलिटी सर ऑफ लाइफ। मेरी मॉरलिटी ऑफ लाइफ ये कहती है कि अच्छे कर्म करते रहो, जितना अच्छा कर्म करोगे तो इवेंचुअली आपको लिबरेशन मिलेगा। जो बुद्ध कहते थे, जो महावीर कहते थे, इवन वेद भी कहता है, उपनिषद भी यही कहते थे। पुराण कश्यप एज अ पार्ट ऑफ द 6th सेंचुरी ट्रेडिशन, 6ठी शताब्दी में जो श्रमण ट्रेडिशन उभर के आए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई देर इज नो गुड और बैड, और देर इज नो पनिशमेंट और रिवॉर्ड बेस्ड ऑन योर एक्शंस। आप जीवन में कोई भी कार्य करिए, आप जीवन में कोई भी कार्य करिए, आप अच्छा कार्य करिए या बुरा कार्य करिए, आपको कोई पनिश नहीं करेगा। सारी भाषा में देखोगे तो ये कर्म को डिनाई करते हैं। क्या कहते हैं कि देयर इज नो कर्मा, इट डजंट मैटर इन द कर्मा। कर्म के ऊपर मानोगे तो ही आपका भला होगा, और अच्छा कर्म करोगे तो आपको लॉलीपॉप मिलेगा, और गलत कर्म करोगे तो आपको, है ना, वो क्या कहते हैं,
आपको इसमें हेवन में जाके आपको भजिए की तरह तलने की कोशिश की जाएगी, ऐसी सब कहानी आपको मिल जाएगी ना सर, ठीक है। ये मना करते हैं। पुराण कश्यप थिंकर थे सर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर। ही सेज कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ फोकसिंग ऑन कर्म, कर्म है ही नहीं। संप्रदाय थे ना, फिलॉसफी थी सबकी अपनी अपनी, मैंने बताया। देखिए अब बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैदिक फिलॉसफी, चांदोग्य उपनिषद के अंदर कर्म की बात की गई है। चांदोग्य उपनिषद के अंदर, बृहदारण्यक उपनिषद, सब में कर्म की बात की गई। ये कर्म को मना कर देता है, ये कहते हैं कि नो, आई डू नॉट बिलीव इनटू दिस कार्मिक सिस्टम, है ना। यू कर्म हैज अ डिफरेंट पॉलिसी। आप कर्म को मानोगे और कहोगे कि अच्छा कर्म करोगे तो आपको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं ऐसा जरूरी है। आप गलत कर्म करोगे, इफ यू डू बैड डीड्स, तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। इज देयर एनी प्रूफ बिहाइंड दैट? पुराण कश्यप जब डिबेट कर रहे थे, ये एक जगह से दूसरी जगह ये लोग जत्थे में ट्रैवल करते थे, तो इनके बीच में चर्चाएं होती थी, इनके बीच में विचारणाएं होती थी। ये सब चर्चा विचारणा ट्रैवलिंग के अंदर इनके बीच में यही चर्चा होती थी कि भाई कोई एविडेंस है कि कर्म करोगे। वैसे बुद्ध क्या कहते थे? बुद्ध कहते थे कि अच्छे कर्म करोगे तो निर्वाण मिलेगा, निर्वाण से आपका रीबर्थ नहीं होगा, मतलब लिबरेशन मिल जाएगा। तो कर्म अच्छा होगा तो आपका रीबर्थ नहीं होगा, मतलब पुनर्जन्म नहीं होगा, जो जैनिज्म भी मानता है, जो वैदिक मतलब हिंदुइज्म भी मानता है। ये भाई साहब अलग है, संप्रदाय थे, विचारक थे, थिंकर्स थे। थिंकर्स का तो ट्रेडिशन ही ये होता है। चैप्टर का नाम क्या है आपका, आप देखने की कोशिश करोगे तो क्या है, थिंकर्स एंड बिलीफ सिस्टम। समझ में आ रहा है आपको? थिंकर्स एंड बिलीफ सिस्टम एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स। कल्चरल डेवलपमेंट्स अभी लास्ट में करेंगे, स्तूप बिल्डिंग और ये सब कैसे हुआ, पहले इनको तो देख लो कि कौन कौन थे, कौन से थिंकर्स थे। बुद्ध और महावीर उनमें से एक नहीं थे सर। बुद्ध और महावीर के सिवा और भी लोग मिल जाएंगे। इनका नाम याद रखिएगा, पुराण कश्यप का, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इन हिस्ट्री। सो ही एक्चुअली डिनाइज द आइडिया ऑफ कर्मा। वैदिक रिलीजन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सब लोग कहते हैं कि कर्म है, सब लोग कहते हैं कि कर्म है। बुद्धा भी कहेंगे कि कर्म है, कर्म को तो मानना ही पड़ेगा, कर्म नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा सर, है ना। गीता में क्या लिखा गया है, व्हाट हैज बीन रिटन इन द गीता सर, है। अगर आप गीता का जितने भी 18 के 18 पर्व देखोगे तो उसमें घुमा फिरा के एक बात सबसे प्रोमिनेंट आएगी, वो है कर्म का इंपॉर्टेंस सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो इवन इन द गीता वी फाइंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कर्मा, बट हियर वी सी दैट यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे कर्म की बात नहीं हो रही है सर, ठीक है ना। तो ही एक्चुअली डिनाइज द आइडिया ऑफ कर्म, और वो बताते हैं कि भाई देयर इज नो पॉइंट कि यहाँ पे हम लोग को कर्म के सिद्धांत के ऊपर मानना चाहिए सर, ठीक है ना। गेटिंग माय पॉइंट। तो पहले ये आ गए द फर्स्ट पर्सन जो इस टाइम पे फिलोसफिकल डेवलपमेंट के अंदर अपना ओपिनियन देंगे सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। विल ऑल्सो फाइंड कि हमको पता चलता है कि इसके साथ साथ एक और फिलोसफर दिखेंगे आपको, दिखेंगे, वो है मक्काली घोषाल। अब मक्काली घोषाल कौन थे सर, है ना। मक्काली घोषाल जो थे, उन्होंने बेसिकली एक विचारधारा दी थी जिसका हम लोग कहते हैं नियतिवाद, या इसी को ही कहते हैं फेटलिज्म सर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अब ये क्या कहता है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैदिक रिलीजन कहता है कि कर्म इज एवरीथिंग। इफ यू डू गुड कर्मा इट विल लीड टू साल्वेशन, दैट इज मोक्ष एंड लिबरेशन ऑफ लाइफ। जीवन के अंदर आपको शांति मिल जाएगी और जीवन मृत्यु के साइकिल से बाहर निकल जाओगे। उपनिषद भी यही कहता है, लाइफ डेथ रीबर्थ, लाइफ डेथ रीबर्थ, लाइफ डेथ रीबर्थ। होता है कि नहीं होता है सर, है ना। ये क्या कहता है कि नहीं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका कर्म मैटर नहीं करता है। वी आर पावरलेस। नियतिवाद, फेट, नसीब में लिखा होगा वही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नसीब में लिखा होगा वही होगा। ये फिलोसफर है 6th सेंचुरी बीसी में। ये तो महावीर के बहुत अच्छे मित्र थे। महावीर ने जब संसार छोड़ा, कल के क्लास में मैं आपको महावीर के बारे में बताऊंगा, मतलब वर्धमान महावीर के बारे में, जो जैनिज्म के प्रखर तीर्थंकर के रूप में है। महावीर ने जब संसार छोड़ा तो उनके साथ सबसे घनिष्ठ मित्रता मक्काली घोषाल की थी। मस्करी पुत्र घोषाल भी कहते हैं, मक्काली घोषाल कहते हैं या मस्करी पुत्र घोषाल कहते हैं। ये बताते हैं कि हमारे नसीब ही सब कुछ है, कर्म वर्म कुछ नहीं है। सफरिंग इज प्री डेस्टिन्ड, सफरिंग इज प्री डेस्टिन्ड। हम लोग आज की तारीख में भी मानते हैं, तो साला नसीब में ही नहीं था यार, है ना। कलेक्टर बनना नसीब में नहीं था, नहीं बोलते यार, नसीब में होगा तो मिलेगा, है ना। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ये सब फिलॉसफी है ना सर। आज की इंडियन फिलॉसफी आप देखोगे तो मानते हैं ना, वी बिलीव इन समथिंग कॉल्ड एज फेट, वी बिलीव इन समथिंग कॉल्ड एज लक माय फ्रेंड। हम नसीब में मानते, आप बोल दीजिए सर, है ना, कमेंट। आप अच्छा, आप में से कितने लोग नसीब में मानते हैं, जरा मुझे कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। हाउ मेनी पीपल बिलीव इनटू दिस आइडिया ऑफ फेट, नियतिवाद। हाँ, नियति में होगा तो मिलेगा सर, नियति में नहीं होगा तो नहीं होगा। द सफरिंग इज प्री डेस्टिन्ड। अगर आप दुखी हो तो ये प्री डेस्टिन्ड है। अब कौन डिसाइड करता है ये सब?
हु डिसाइड्स कि यू आर प्रीडेस्टिन्ड टू सफर? बोले एक सुपर नेचुरल पावर है, और वो सुपर नेचुरल पावर आपके लाइफ को कंट्रोल करता है। अब गॉड है ऐसा नहीं कहा इन्होंने कहा कि एक ऐसी शक्ति है, अदृश्य, अकल्प्य, अविश्वनीय, और ये एक ऐसी शक्ति है जो हर जगह प्रेजेंट होती है, ओमनी प्रेजेंट। एक ऐसी शक्ति है जो सर्वशक्तिशाली है, ओमनी पावर। एक ऐसी शक्ति है जो कहीं पे भी आ सकती है, ओमनिशियंट गॉड कहते हैं ना उसको। बट ये कहते हैं कि एक ऐसी शक्ति है जो आपको इनफैक्ट दुखी कर रही है। आप दुख में हो, उसके कारण आपके डिजायर्स नहीं है। बुद्ध ने क्या कहा था? बुद्ध कहते हैं कि यू आर दुखी इन योर लाइफ, आपको बहुत दुख है लाइफ के अंदर, है ना सर? यूपीएससी नहीं निकल रहा है सर, पीटी नहीं निकल रही है सर, है ना, आज ब्रेकअप हो गया सर। तो बुद्ध कहते हैं कि आप दुखी हो, उसके पीछे आपके एक्शंस रिस्पॉन्सिबल है, आपके डिजायर्स रिस्पॉन्सिबल है। आप दुखी हो, उसके पीछे कारण क्या है सर, है ना? बाइक लेके निकल रहे थे, बाजू में सिग्नल पे गाड़ी आ गई, और गाड़ी में देख रहे, बोले हाँ यार बढ़िया लंबी गाड़ी है, 20 लाख की गाड़ी लेके घूम रहे, हम देखे यहाँ पेट्रोल भराने का पैसा नहीं है हमारे पास, है ना? होता है ना एट टाइम्स। बुद्ध कहते हैं कि आप दुखी हो, उसके पीछे के कारण आपके एक्शंस रिस्पॉन्सिबल है, और आपके एक्शंस आपके कर्म के साथ जोड़ते हैं। वैसे ये क्या कह रहे हैं महाशय? मकाली घोषाल कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द फेट, हर एक चीज फेट के ऊपर है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम पावरलेस है ना? हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है सर, हमारा कुछ भी अस्तित्व नहीं है सर, ठीक है ना? सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर? वी सी, बहुत इंटरेस्टिंगली हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे वी फाइंड कि एक ऐसे ऐसे लोगों की डेवलपमेंट मिल रही है जो 6th सेंचुरी बीसी के अंदर अलग अलग प्रकार की इनफैक्ट स्टोरी बताते हैं, और बताते बताते कहते हैं कि इनफैक्ट क्या क्या डेवलपमेंट हुए और किस प्रकार का इनफैक्ट, है ना, यहाँ पे चीजें आपको मिलेगी सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो वी सी दैट एक फिलॉसफी ऐसी आई जिसे हम लोग इसके साथ जोड़ेंगे, पुराण कश्यप के साथ। एक फिलॉसफी ऐसी आई जो मकाली घोषाल के साथ जोड़ी जाती है सर, ठीक है? 2 फिलॉसफीज आई, 64 से ज्यादा संप्रदाय थे, उनको श्रमण ट्रेडिशंस के रूप में पहचानते हैं, श्रमण के अंदर ये आया। उसमें एक तीसरी फिलॉसफी आपको मिलेगी सर, है ना? ये फिलॉसफी दी जाती है अजित केशंब कली के द्वारा सर, या केशंब बली के द्वारा सर, ठीक है ना? सो वी फाइंड कि हमको पता चलता है कि यहाँ पे इनफैक्ट एक नई फिलॉसफी उभर के आई, और ये जो फिलॉसफी आपको मिलेगी अजित के द्वारा। अजित ये फिलॉसफी के अंतर्गत हमको बताने की कोशिश करते हैं कि हमको जीवन के अंदर क्या करना चाहिए, और इनफैक्ट हम जीवन के अंतर्गत किस किस प्रकार की चीजें इनफैक्ट देख पाएंगे सर। गेटिंग माय पॉइंट? अब यहाँ पे अजित एक बहुत इंटरेस्टिंगली चीज बताते हैं, और जिसे हम लोग कहते हैं मटेरियलिज्म के ऊपर। वो कहते हैं कि जीवन में सुख सबसे महत्व का चीज है सर, है ना? जीवन में सुख सबसे महत्व की चीज है। आप सुखी रहो, वही जीवन का गोल होना चाहिए। द गोल ऑफ योर लाइफ इज टू गेट हैप्पी सर, है ना? इसको हेडोनिज्म कहते हैं। आप में से जितने लोगों ने एथिक्स को पढ़ा होगा, इसे हेडोनिज्म के रूप में पहचानते हैं। इसको सुखवाद कहते हैं, प्लेजरिज्म कहते हैं। एक बार यूपीएससी ने एथिक्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था, और क्वेश्चन के अंदर बताने की कोशिश की थी कि इनफैक्ट आपको यहाँ पे हैप्पीनेस क्या है उसकी व्याख्या दीजिए सर, ठीक है ना? तो वी सी दैट हैप्पीनेस क्या है उसकी व्याख्या देने की बात की थी, और यूपीएससी ने बताया था कि इनफैक्ट, है ना, आप यहाँ पे हैप्पीनेस को कैसे डिफाइन करोगे उसको हमको बताइए सर, है ना? व्हाट इज हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू यू? वैसी चीज इसने इनफैक्ट बताने की कोशिश की थी, यूपीएससी ने पूछा था आपको, है ना? तो अजीत जो है वो भी हमको यहाँ से ही बताने की कोशिश कर रहे हैं, और अजीत भी इनफैक्ट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप जीवन में सुख को टारगेट करिए। यू लिव हैप्पीली विथ दैट एवरीथिंग इज एनहिलिएटेड। जब मृत्यु होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये भी कर्म को इनडायरेक्टली डिनाई कर रहे हैं, ये भी कर्म को डिनाई कर रहे हैं। ये फिलॉसफी को लोकायतवाद कहते हैं। आपने एंशिएंट इंडिया के अंदर एक फिलॉसफी देखी होगी जिसे हम लोग कहते हैं चार्वक दर्शन। पता है कि नहीं पता है सर? ठीक है, चार्वक दर्शन एक ऐसा दर्शन था जो वेद में नहीं मानता था, जो कहता है कि भाई वेद का एग्जिस्टेंस और वेद के अंदर से जो ज्ञान है उससे हमको कुछ नहीं मिलेगा। अगर हमको जीवन जीना है तो कैरम रमवानु, जूस पीवानु, मत जानी लाइफ। एक कंसेप्ट चलता है योलो, यू ओनली लिव वंस। हम एक ही बार जीते हैं, है ना? जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जा, है ना? भाड़ में जा नहीं कहते हम लोग, ठीक है ना?
जी ले अपनी जिंदगी। तो ये अजीत वैसे ही थे, ये कहते हैं कि लिव हैप्पीली, जीवन को एकदम खुशी से जियो सर, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये फिलोसफर है, ये फिलोसफर है। अब उसके सामने आप उपनिषद को देखिए, उपनिषद क्या कह रहे हैं, वो हायर नॉलेज की बात कर रहा है। उपनिषद कह रहा है मैं कौन हूं, मैं कहां हूं। ये कह रहा है कि कॉमन मैन को ये मैं कौन हूं, मैं कहां हूं थोड़ी समझ में आएगा। कॉमन मैन को ये सब चीजें थोड़ी ऊपर से चली जाएगी बाबू। कॉमन मैन को ये ट्रेडिशंस बहुत भारी लगेंगे। कॉमन मैन विल एक्चुअली गेट कंफ्यूज कि अरे भाई साहब ये क्या बात कर रहे हैं। हाँ, आत्मन, ब्राह्मण, जैसे कल के क्लास के अंदर डिसलाइक थोड़े ज्यादा आ गए क्यों, कल मैंने थोड़ी फिलोसफी कराई थी। हाँ, फिलोसफी मैं जनरली यूट्यूब के ऊपर नहीं कराता हूं। उसका कारण है क्योंकि मुझे पता है कि जो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी मुझे स्टूडेंट्स के साथ सेट करनी है वो प्लस के ऊपर ज्यादा अच्छी तरह से हो पाएगी, क्योंकि पहले उनको वो ग्रूव के अंदर लाना पड़ता है। आई नीड टू सेट देम इन द ग्रूव कि फिलोसफिकल डिस्कशंस में मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, और क्वेश्चंस भी हमको देखने होते हैं ना, ऐसा नहीं कि खाली चर्चा ही करेंगे सर। तो कल हमने आत्म ब्राह्मण की, हायर नॉलेज, लोअर नॉलेज, सुप्रीम एनलाइटनमेंट की बात कर दी, डिसलाइक आ गए। है ना, पर कोई बात नहीं, हमारा काम कर्म करना है, क्योंकि मैं मानता हूं भले ये लोग ना माने, आई बिलीव इन टू द एरिया ऑफ कर्म, है ना, कि कर्म करते जाओ, है ना, फल की आशा मत रखो। मैं भी उनमें से ही हूं सर। बट मैं आपसे ये चीज बताना चाहता हूं कि आप गेन करिए। यहां से प्रश्न कहां से आएंगे सर, है ना, मैच द फॉलोइंग के अंदर से प्रश्न आएंगे, इनके नाम पूछ देगा, दे विल आस्क यू द नेम्स कि इनका बताइए हमको सर। आज ये टेबल को ही चर्चा करूंगा मैं, चिंता मत करेगा। आई विल बी डिस्कसिंग एक्चुअली दी डिफरेंट फिलोसफीज, ये जो आई है सर, ठीक है। अजीत ने लोकायतवाद की, अब नाम क्या है, लोकायतवाद। लोकायतवाद के सबसे प्रखर विचारक के रूप में आपको चार्वाक दिखेंगे, यू विल फाइंड चार्वाक ओवर हियर। ये कहते हैं कि उन्हीं चीज के अंदर बिलीव करिए, उन्हीं चीज के अंदर बिलीव करिए जो आप फील कर पा रहे हो मटेरियलिस्टिकली। अब वैदिक फिलॉसफी में पंच तत्व का बहुत महत्व था। जब आप वेद पढ़ोगे ना, सैक्रिफाइसेस को या कोई भी प्रकार की वैदिक दर्शन को आप समझने की कोशिश करोगे, वो पंच तत्वों को बहुत महत्व देती है। इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू 5 तत्व, अग्नि, वायु, जल, मिट्टी और आकाश, है ना। आकाश मतलब स्काई, स्पेस। ये कहते हैं कि मटेरियलिस्टिकली वही चीज हम लोग को इनफैक्ट, है ना, फॉलो करनी चाहिए जो हम लोग सेंस कर पाए। कर्म एक ऐसी चीज है जो हम लोग सेंस नहीं कर पा रहे। अग्नि को सेंस कर पा रहे हैं, हाँ गर्म है सर, है ना, चाय पी लो गर्म है, कभी कभी कहते नहीं, हाँ जल गया सर, है ना। वायु, हवा को फील कर पा रहे, डेफिनेटली। जल, वाटर को फील कर पा रहे, डेफिनेटली। मिट्टी, सॉइल, अर्थ। आकाश को कभी फील किया है? नहीं किया। क्यों लोड ले रहे हो कर्म का? कर्म से होगा क्या? कर्म से ऐसा आपको लगता है मोक्ष मिलेगा? कुछ नहीं। ये कहते हैं जैसे ही मृत्यु होगा ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ रीबर्थ। रीबर्थ का सीधा कोई लेना देना नहीं है। जीवन मृत्यु का साइकिल नहीं चलता रहेगा। वेद क्या कहता था, उपनिषद क्या कहते थे? जीवन है, मृत्यु है, जीवन है, मृत्यु है। जब तक अच्छे कर्म नहीं होंगे मोक्ष नहीं मिलेगा। घूमते रहोगे ये चक्रव्यूह के अंदर, जीवन का चक्रव्यूह है ना, लाइफ साइकिल, तो चलते रहोगे। ये मना कर देते हैं। ये फिलॉसफी लोकायतवाद क्यों कही गई पता है? दिस फिलॉसफी वॉज नोन एज लोकायतवाद। उसके पीछे का कारण है, ये फिलॉसफीज लोकों में बहुत पॉपुलर करवाई गई। लोक आयत, लोक का मतलब है दुनिया, दिस वर्ल्ड। यहाँ पे हम लोग जी रहे हैं, वी आर एक्चुअली लिविंग इन दिस वर्ल्ड। और ये दुनिया में, ये संसार में हम लोग जी रहे हैं, और यही रियलिटी है लाइफ की। अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ इज दिस वर्ल्ड। इसके लिए इसको कहा गया लोकायतवाद। वेरस उपनिषद क्या कहते थे? अल्टीमेट रियलिटी बोले ब्रह्म है, सुप्रीम नॉलेज। ये कहते हैं भाई नॉलेज वॉलेज की तरफ मत जाइए, लिव हैप्पीली, ग्रीवम प्रीवत सुखम जीवत सर, है ना। आपने एक संस्कृत के अंदर कोट पढ़ा होगा, और ये कोट इतना प्रोमिनेंट है क्योंकि हमको पता चलता है कि ये कोट के द्वारा इनफैक्ट यहाँ पे चार्वाक दर्शन को बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट कराने की कोशिश की गई है। और ये कोट के द्वारा इनफैक्ट आप समझने की कोशिश करोगे तो बताने की कोशिश की गई है सोसाइटी के अंदर लोगों को कि आप आराम से जीवन जिए, दूसरी दुनिया में क्या है उसके पीछे अपना ध्यान मत दीजिए। इस दुनिया में, ये जो लोक में हम लोग जी रहे हैं, उसके ऊपर फोकस करोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इसके लिए चार्वाक दर्शन कहता है यावत जीवत सुखम जीवत, यावत जीवत सुखम जीवत, ऋणम कृत्वम घृतम पीवत।
ऋणम कृत्वम घृतम पीवत, है ना, कि आप ये कर्म, ये एक्शंस उसके ऊपर जा रहे हो, इससे अच्छा तो कैरम रमवानो, जूस पीवानो, मजा नहीं लाइफ करवानी सर। समझ में आया कि नहीं आया आपको सर? ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंगली आपको ये सब कोट्स दिखेंगे, ये चार्वक के साथ जुड़े हुए हैं, और यही कोट्स को इनफैक्ट भारतीय फिलॉसफी के अंदर बहुत सारे लोगों के द्वारा इसको और भी पॉपुलराइज करवाया गया था। तो एक लोकायतवाद है, ये भी कर्म को डिनाई करता है। मकाली घोषाल कहते हैं कि भाई फेटलिज्म है, नसीब नसीब की बात है, आप अमीर हो वो भी आपका नसीब है, आप गरीब हो वो भी आपका नसीब है। यू आर अ रिच पर्सन, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन योर नसीब, यू आर अ पुअर पर्सन, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द नसीब सर, है ना, समझ नहीं, सब नसीब की बात है। नसीब में होगा तो मिलेगा, नसीब में होगा तो कलेक्टर बनोगे, नसीब में होगा तो नहीं बनोगे, नसीब में होगा तो पटवारी भी नहीं बन पाओगे, समझे कि नहीं समझे। ये कह रहा है कि भाई ये सब मत किया करो, है ना, मजे से जीवन जियो सर, है ना। अजीत केसमकली सर, ठीक है, याद रहेगा सबको। अजीत क्या कहते थे, मकाली घोषाल क्या कहते थे, कश्यप क्या कहते थे। कश्यप तो अलग ही लेवल के ऊपर चलते हैं, वो कहते हैं कि कर्म के ऊपर से कुछ मिलता ही नहीं है। आप कहोगे कि अच्छे कर्म से आपको मोक्ष मिलेगा और बुरे कर्म से आपको, है ना, मोक्ष नहीं मिलेगा, कुछ होता नहीं है सर, ये भी उसको डिनाई कर देते हैं। इसमें आपके एक चौथे आए सर, ठीक है ना, जिनका नाम है पखुड़ा कच्छयान, याद रखेगा, द फोर्थ फिलोसफर। ये 64 से ज्यादा संप्रदाय थे, उन्हीं की बात कर रहा हूं। उसमें एक चौथे फिलोसफर आपको दिखेंगे, ये एटर्नलिज्म की बात करते हैं। ये क्या कहते हैं, मैटर, प्लेजर, पेन एंड द सोल आर एटर्नल एंड दे आर डू नॉट इंटरेक्टिंग अमंग ईच अदर। कच्छयान कहते हैं कि जीवन है, मृत्यु है, आत्मा है, कर्म है, वो अपने हिसाब से एग्जिस्ट करती है, वो हमेशा रहेगा ही, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी नहीं करेगा। और इसके तहत ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार जो चीज एग्जिस्टेंस में आ गई वो हमेशा एग्जिस्ट करती रहेगी, वो एटर्नल है। जैसे आत्मा जो है वो एटर्नल है। एटर्नल होने का मतलब ये है कि ये कभी भी जाएगा नहीं, मतलब इनडायरेक्टली आप समझने की कोशिश करोगे, हम कंटिन्यूसली यहाँ पे एग्जिस्ट करते रहेंगे इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, हम कंटिन्यूसली यहाँ पे चलते रहेंगे, अपने जीवन को चलाते रहेंगे सर, गेटिंग माय पॉइंट। तो एक फिलॉसफी आई जिसे एटर्नलिज्म, या इसी को ही सशस्त्रवाद के रूप में पहचाना गया है। दिस फिलॉसफी इज नोन एज सशस्त्रवाद। किसने दिया था, पखुड़ा कच्छयान के द्वारा दिया गया था, जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जिसको लिबरेट कराने की बात कर रहे हो, क्योंकि वैदिक फिलॉसफी में क्या बोला गया था, महावीर ने कहा था कि सोल को लिबरेट कराना है। उपनिषद के अंदर क्या बोला गया था कि सोल को लिबरेट कराना है, क्योंकि आप जब एनलाइटनमेंट देने की बात करोगे तो किसको लिबरेट कराओगे, इसी को तो कराओगे सर, है ना, यू विल बी लिबरेटिंग द सोल ओनली। खैर बुद्ध को सोल के अंदर सीधा सीधा नहीं मानते हैं, पर बुद्ध भी इनडायरेक्टली इसी की ही बात करेंगे सर। तो मूल कहने की बात यह है कि हमको पता चलता है कि ये कहते हैं कि इसको लिबरेट कराओ, ये कहते हैं कि इसको लिबरेट कराओ, वेरस पखुड़ा कच्छयान कहते हैं कि ये तो एक ऐसी कंडीशन है जो एटर्नल है। ये कहते हैं कि पेन इज एटर्नल एंड प्लेजर इज एटर्नल। तो घुमा फिरा के आप समझने की कोशिश करोगे, सब रेस्ट फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, और समय अंतर के ऊपर आपको ये फील कराते रहेंगे कि आज दुख हुआ है, कल सुख हुआ है, कल आपकी आत्मा है, नहीं है सर, है ना, आपको लगे कि आत्मा चली गई है, पर नहीं है, आत्मा यहाँ पे ही है सर, ठीक है। तो इसको सशस्त्रवाद के रूप में, एटर्नलिज्म के रूप में पहचाना गया है सर, दिस इज नोन एज एटर्नलिज्म। आपको पूछेगा मैच द फॉलोइंग के अंदर कि एटर्नलिज्म किसने बताया। ये 64 से ज्यादा संप्रदाय थे ना, उसमें बुद्धिज्म एकमात्र संप्रदाय नहीं था, समझ में आया, जैनिज्म एकमात्र संप्रदाय नहीं था, इससे भी ज्यादा संप्रदाय थे। इसी तौर के ऊपर आपको एक और संप्रदाय दिखेगा जैनिज्म के साथ, या महावीर का ही दूसरा नाम है निर्ग्रंथ नाथ पुत्र, निर्ग्रंथी, अ पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम द बॉन्ड्स, a person who is free from the bondings and joinings of the society, a person who has left the worldly life, निस प्लस ग्रंथ के रूप में पहचानते हैं। जब इंसान अलग अलग बंधनों से मुक्त हो जाता है, जब एक इंसान अलग अलग बंधनों से मुक्त हो जाता है, तो इसी को ही निर्ग्रंथ के रूप में पहचानते हैं। When a person actually goes away from all the bondings of life, उसको निर्ग्रंथ कहते हैं। वर्धमान ने जब संसार त्यागा था, वर्धमान ने जब संसार त्यागा था, सुनिए मेरी बात, तो वर्धमान ने जब संसार त्यागा था, तो वर्धमान ने जब संसार त्यागा और उनको कैवल्य मिला, कैवल्य का मतलब क्या है, उनको जब ज्ञान प्राप्ति हुई,
वो महावीर बने, तो उन्होंने कहा कि महावीर कोई भी बन सकता है, एनी वन कैन बिकम अ जैनी, बट प्रोवाइडेड ही नीड्स टू हैव रिस्ट्रेंट इन लाइफ। एंड रिस्ट्रेंट का मतलब क्या है कि आपको निर्ग्रंथी बनना पड़ेगा, आपको जीवन में कुछ कुछ चीजों का बलिदान देना पड़ेगा। अष्टेय, असत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य, 5 महाव्रत, रिस्ट्रेंट इन लाइफ। असत्य, झूठ नहीं बोलना। अहिंसा, कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करना। अपरिग्रह, कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टीज को नहीं गेन करना। अष्टेय, चोरी नहीं करना। और 5वां आएगा ब्रह्मचर्य, टू फॉलो सेलिबसी। इफ यू फॉलो रिस्ट्रेंट इन लाइफ, अगर आप लाइफ में रिस्ट्रेंट फॉलो करोगे, ये 5 व्रत को फॉलो करोगे, महावीर के टीचिंग्स को कल पढ़ाऊंगा मैं, उसमें इसी की बात करेंगे। महावीर के ही नाम था, उनको निर्ग्रंथनाथ पुत्र कहा गया। He was called as निर्ग्रंथनाथ पुत्र. This was actually synonym used in the literature for महावीर only. निर्ग्रंथी, निस प्लस ग्रंथी, ग्रंथ में नहीं मानता है। सामान्य रूप में जो सोसाइटी के बॉन्डिंग्स थे, सुख और दुख का जो था, वो कंसेप्ट दूर हो गया। रिस्ट्रेंट, बी एंडोड विथ क्लींस बाय द सफेस्ट विथ अवॉइडेंस ऑफ ऑल एविल, है ना, जितने भी प्रकार की इविल है उससे आप ऑटोमेटिकली दूर चले जाओगे। रिस्ट्रेंट, अपने आप को कंट्रोल, संयम रखो। इसके लिए आज की तारीख में भी जो जैनिज्म में जोड़ता है ना और दीक्षा ले लेता है, यू माइट हैव सीन मैनी पीपल आर टेकिंग रिनाउंसिएशन फ्रॉम लाइफ, उसको कहते हैं कि संयम के मार्ग पे चले गए। संयम के मार्ग के ऊपर जाने का मतलब क्या है? दे हैव लेफ्ट दी वर्ल्डली लाइफ एंड दे विल बी फॉलोइंग रिस्ट्रेंट बाय फॉलोइंग 5 ग्रेट व्रत। 5 व्रत को फॉलो करेंगे या 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। इसी को ही महाव्रत के रूप में पहचानते हैं, अनुव्रत कहते हैं, महाव्रत कहते हैं। चोरी नहीं करना कोई भी प्रकार की, अष्टेय। असत्य, कोई भी प्रकार की झूठ नहीं बोलना। अहिंसा, कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करना। और अहिंसा का मतलब ये नहीं किसी को चाटा मार देना। अहिंसा का मतलब ये नहीं किसी के ऊपर बम गिरा देना। अहिंसा का मतलब ये नहीं कि गाड़ी चला देना किसी के ऊपर। अहिंसा का मतलब आप वैचारिक रूप से भी अहिंसक रहोगे, आप अपने विचारों में भी प्योर रहोगे। और आपके विचारों में प्योरिटी कहां से आएगी? आपके विचारों में प्योरिटी आएगी बेस्ड ऑन योर क्लीन थॉट्स। आप विचारों में भी किसी के लिए खराब नहीं सोचोगे, आप वैचारिक रूप से भी सबके लिए अच्छा सोचोगे। आप मन में भी किसी के लिए द्रोणा ला रहे हो, आप मन में भी किसी के लिए जेलसी ला रहे हो, वो भी एक प्रकार की हिंसा है। तो महावीर यहां पे रिस्ट्रेंट की बात करते हैं। वो कहते हैं कि संयम रखिए, संयम, कंट्रोल, उदय, कंट्रोल। ये जैनिज्म का पार्ट है सर। निर्ग्रंथनाथ पुत्र, महावीर के लिए शब्द यूज किया, कल पढ़ाऊंगा मैं महावीर की फिलॉसफी में, फिर से यहां पे आऊंगा सर, ठीक है। ये भी एक फिलॉसफी थी बुद्धा के साथ। बुद्धिस्ट लिटरेचर में आपको पता चलेगा इन सब का नाम लिखा गया है। सो एक किताब है समन्न फल सूत्र। ये समन्न फल सूत्र जो है, इट इज पार्ट ऑफ पाली लिटरेचर। पाली लिटरेचर के अंदर आपको इन सब के नाम दिखेंगे कि ये बुद्ध के कंटेम्प्रेरी थे, बुद्ध के समकालीन लोग हुआ करते थे। और इनकी बुद्ध के साथ जो चर्चाएं हो रही थी या अलग अलग लोगों की जो टीचिंग्स थी, उसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये संप्रदाय थे, श्रमण ट्रेडिशंस। इसमें एक और आए, संजय। संजय बेलाथी पुत्र, पुत्र लिखा जाएगा या पाली में पुत्र कहेंगे। पुत्र एंड पुत्र बोथ आर सेम। संस्कृत में पुत्र बनता है, पाली में पुत्र बन जाता है। जैसे धर्म बनता है संस्कृत में, पाली में धम्म बन जाता है। गेटिंग माय पॉइंट है ना? र थोड़ा शांत हो जाएगा, आर विल गो साइलेंट इन संस्कृत, सॉरी इन पाली। एंड संस्कृत में उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो केप के रूप में डेवलप होता है। उसके बाद आए संजय। यू विल फाइंड वन मोर थिंकर जो एग्नोस्टिज्म के रूप में मानते हैं। एग्नोस्टिज्म का मतलब ये है कि ही डज नॉट नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। वो कहते हैं कि आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक इन दैट वे ऑफ अदरवाइज, आई डोंट थिंक नॉट और नॉट सस्पेंशन ऑफ जजमेंट इज द अल्टीमेट रियलिटी। मतलब ही इज नॉट श्योर what is right and what is wrong. He is not sure what is good and what is bad. He is not sure कि this is the reality of life or that is the reality of life. इसी को ही कहते हैं अज्ञानवाद। दिख रहा है आपको? अज्ञानवाद का मतलब है कि you are not able to come to the reality of life. Whereas वेद क्या कहता था, उपनिषद क्या कहता था
कि ब्रह्म इज द अल्टीमेट रियलिटी। ये कहता है कि हाउ कैन यू मेक श्योर कि ब्रह्म इज द अल्टीमेट रियलिटी। आप जिसे ब्रह्म कहते हो, सुप्रीम नॉलेज, एनलाइटनमेंट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ, ये मना करते हैं। हाउ कैन यू कम क्लेम दैट। देखिए कैसे फिलोसफर्स बैठे हुए सर प्राचीन भारत के अंदर जो ये चर्चाएं कर रहे थे। साहब यहां से तो फिलॉसफी आई। इतनी डाइवर्सिटी इंडिया में क्यों है, रिलीजन की, थॉट्स की, कल्चर्स, यहां से तो आए हैं। सबके अपने अपने संप्रदाय बने, कोई इनको फॉलो करता था, कोई इनको करता था, इनको करता था। इनमें से बुद्ध और महावीर के फॉलोअर्स बढ़ गए, क्योंकि बुद्ध और महावीर ने जो टीचिंग्स दी थी वो बहुत सिंपलिस्टिक वे में दिया था। जैसे उपनिषद आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, ये फिलॉसफी भी आपको समझ में नहीं आ रही होगी। खैर मैंने आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश की है, बट स्टिल माइट बी टफ फॉर यू। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो अभी नए नए आए उनको काफी टफ लग रहा होगा। इनको अज्ञानवाद कहते हैं। अज्ञानवाद क्यों? क्योंकि ही वॉज नॉट श्योर अबाउट द रियलिटी ऑफ लाइफ। वो कहते हैं कि हाउ कम अ पर्सन कैन 100% से कि दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। इसके लिए कहता है आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक इन दैट वे और अदरवाइज। मैं सोचता भी नहीं हूं और उस दिशा में भी नहीं सोचता हूं। आई डोंट थिंक नॉट और नॉट नॉट, है ना, मैं नहीं सोचता हूं इसके लिए मैं नहीं सोचता हूं। सस्पेंशन ऑफ जजमेंट जो है, आप कभी भी जजमेंट नहीं दे पाओगे कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। भगवान है किसने कहा, कौन से रूप में किसने कहा है, तो कैसे आकार में आप कैसे बोल सकते हो 100% यही सही है। अगर आप जजमेंट दे रहे हो कि गॉड एग्जिस्ट इन सो एंड सो फॉर्म, कैसे हुआ? कर्म है, बताइए सर। ये भी क्या कहते हैं, अज्ञानवाद के विचार। गेटिंग माय पॉइंट, समझे कि नहीं समझे? तो आपको मोटे मोटे तौर के ऊपर अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो 6th सेंचुरी बीसी के अंदर, 6th सेंचुरी बीसी के अंदर हमको बहुत सारे संप्रदायों का डेवलपमेंट मिला। 64 से ज्यादा संप्रदाय आपको दिखेंगे। उनमें से जो पाली लिटरेचर है, पाली लिटरेचर है, सुनिए मेरी बात, ये पाली लिटरेचर के अंदर इनफैक्ट बहुत सारी किताबों में वी कम टू नो अबाउट द ट्रेडिशंस ऑफ 6 मेजर श्रवण ट्रेडिशंस, 6 मेजर श्रवण ट्रेडिशंस प्लस बुद्धिज्म। बुद्धिज्म तो था ही सर, और ये श्रवण क्या था, ये भी ट्रूथ सीकर्स हुआ करते थे, ये भी जीवन की सच्चाई को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां से आपको अलग अलग लोग दिख जाएंगे सर, ठीक है। तो एक दिखेंगे पुराण कश्यप, नाम याद रखेगा, पुराण कश्यप, है ना, अभी मैंने आपको बताया। पुराण कश्यप के साथ साथ आप देखोगे तो हमने आपको अभी बताने की कोशिश की, दैट इज मकाली घोषाल सर, है ना। लेट मी राइट द नेम्स एज वेल, और उनकी फिलॉसफी को हम लोग टेबल में लिख देंगे, क्योंकि मैच द फॉलोइंग के अंदर क्वेश्चन आएगा तो आप लिख। तीसरे आपको मिलेंगे अजीत केशम्बरपली सर, ठीक है ना, अजीत, यहाँ पे तीसरा नाम आप लिख सकते हो। चौथे नाम के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है पखुड़ा कचयान सर, है ना, पखुड़ा कचयान, है ना, गेटिंग माय पॉइंट। इसके साथ साथ आप समझने की कोशिश करोगे, पांचवे आपको दिखेंगे निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ, निग्रंथ, या इसी को ही हम लोग महावीर के नाम से भी पहचानते हैं, वर्धमान महावीर के नाम से भी पहचानते हैं। और छठे कौन मिले हमको, मैंने अभी आपको बताने की कोशिश की, वो है संजय सर, है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये तो आपके 6 फिलोसफर्स हुए। अब सब ने अपनी अपनी फिलॉसफी दी सर, है ना। जैसे कि आप देखोगे पुराण कश्यप अमोरलिज्म की बात करते हैं। अमोरलिज्म का मतलब क्या है, बेसिकली ये कहते हैं कि कर्म का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ कर्म सर, है ना। तो ये लिखते रहिएगा, ये टेबल आपको ज्यादा हेल्पफुल रहेगा इन द होल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिलॉसफी। मकाली घोषाल बेसिकली नियतिवाद की बात करते हैं। नियतिवाद का मतलब क्या है, फेटलिज्म की बात करेंगे सर, है ना। ये कहेंगे कि नसीब में होगा तो मिलेगा, नसीब में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। अगर दुख है तो नसीब का कारण है सर, है ना। आप जीवन में कलेक्टर बन गए तो आपके नसीब है ना। कभी कभी हमको लगता भी है सर, कुछ कुछ लोगों को देख के आपको ये फील होता है कि यार ये बंदा कहाँ से कहाँ चला गया, और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ नहीं हो पा रहा है सर, तो नसीब की बात होगी। समझे कि नहीं समझे, है ना। देखिए लक उन्हीं को ही फेवर करता है जो अच्छा कर्म करते हैं, मेरा ये मानना है। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, जिसे हम लोग कहते हैं ना सर। इवन गॉड भी उन्हीं को ही हेल्प करेगा जो अपने कर्म के साथ जुड़ा रहेगा। भले ये फिलोसफर्स मना कर रहे थे, बट अगर आप मुझे अपनी फिलोसफी पूछोगे कि प्रतीक नायक आपका क्या मानना है इसके ऊपर, तो मैं जरूर से कहूंगा कि यार देखिए लक फैक्टर एक होगा, पार्शियली कहीं कहीं पे मैटर करता भी होगा, पर लक फैक्टर के अलावा भी फैक्टर्स है ना, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स अदर देन लक एज वेल। और लक फैक्टर के अलावा जो फैक्टर होता है उसमें कर्म बहुत मैटर करता है, योर एक्शंस मैटर्स द मोस्ट, है ना।
तो हमेशा आप कर्म रखिए सर। यू ऑलवेज बी आई वुड से पर्सन जो परिणाम निरपेक्षवादी होना चाहिए, जो हमेशा ये सोच रहा है कि वी विल नॉट बी कंसर्न। जैसे यूपीएससी की तैयारी में लोग यही सबसे पहले सोचते हैं कि सर मैं एग्जाम पास तो कर पाऊंगा। अरे भाई पहले कर्म तो कर, पहले पढ़ाई तो करो, रेफरेंस बुक को अच्छे से पढ़ो, किताबों को देखो, फिर आगे चलो ना। अभी से ही आप चालू हो जाओगे कि सर मैं कलेक्टर बनूंगा कि नहीं बनूंगा। यार कर्म तो करने की कोशिश करिए। चलिए सर ठीक है। तीसरा आपको अजीत दिखेंगे, यू विल फाइंड अजीत। अजीत मटेरियलिज्म की बात करते हैं और मटेरियलिज्म के आधारित वो कहते हैं कि देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ रीबर्थ और कर्म और नो गॉड एज वेल। वो तो गॉड को भी एग्जिस्टेंस को डिनाई करेंगे और वो कहेंगे कि देयर इज वन लाइफ, है ना, वन लाइफ लिव हैप्पीली, है ना, खुशी से जीवन जिए, है ना, मृत्यु के बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं सर, है ना। तो इनका हम लोग याद रखते हैं हैशटैग योलो, यू ओनली लिव वंस, है ना। एक कंसेप्ट आता है ना आजकल, आपकी जनरेशन बहुत फॉलो करती है, नई जनरेशन। खैर मैं भी नई जनरेशन से हूँ, पर इतिहास पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी पास्ट में चला जाता हूँ सर। तो ये अजीत बोल रहे हैं सर, ठीक है। उसके बाद पखुड़ा का चयन दिखेंगे सर, जो एटर्नलिज्म की बात करते हैं, एटर्नलिज्म की बात करते हैं और जो बताता है सस्तवाद के रूप में सर, ठीक है, कि वो कहते हैं प्लेजर, पेन, सोल सब कुछ एटर्नल है। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, है ना, एटर्नल है ना। लव इज एटर्नल हम कहते हैं कि नहीं कहते। कुछ कुछ चीजें एटर्नल होती है, उसमें बाकी कोई चीजों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। निर्गन नाथ पुत्र महावीर टॉक्स अबाउट द आइडिया ऑफ रिस्ट्रेंट। ये बताते हैं कि रिस्ट्रेंट रखिए, रिस्ट्रेंट में 5 व्रत लीजिए, दिस विल लीड टू गुड कर्मा एंड इवेंचुअली आपको मोक्ष मिलेगा सर, है ना। तो ये कर्म के अंदर मानते भी है सर। उसके बाद संजय दिखेंगे सर। संजय खुद कंफ्यूज थे, इसके लिए उनकी जो विचारधारा है इसे हम लोग अज्ञानवाद के रूप में पहचानते हैं। वो कहते हैं कि देयर इज नो रियलिटी, यू कैन नॉट बी 100% श्योर अबाउट द रियलिटी। है भी है, नहीं भी है, भगवान कैसे बोल सकते हो सर, ठीक है। सस्पेंशन ऑफ जजमेंट आपको सर, ठीक है। ये 6 की 6 आपकी डेवलपमेंट थी। दिस वर ऑल पार्ट्स ऑफ द 64 सेक्ट्स, दिस वाज मेंशन इन द पाली लिटरेचर। और कौन सी किताब आपको दिखेगी? श्रवणफाल सूत्र। श्रवणफाल सूत्र इज द बुक ऑफ पाली लिटरेचर, याद रखेगा, जिसमें ये फिलोसफर्स का मेंशन किया गया है। और इसी प्रकार के फिलोसफिकल ट्रेडिशन, सुनिए मेरी बात, इसी प्रकार के फिलोसफिकल ट्रेडिशंस वी सी एंड वी कम टू नो कि वर एग्जिस्टिंग इन दी अर्ली पीरियड, जब हमको यहाँ पे इसके अंदर से देखेगा सर। ये जितने भी फिलोसफर्स थे ये लग एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे, एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे। इनको मैंने अभी पढ़ा है ना सर, कहाँ गया, इनका नाम अभी हमने देखा ना सर, ये 6 के 6 का याद रखिएगा। इसके सिवा टोटल 64 से ज़्यादा संप्रदाय, ये सब के सब एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे और ये लोग डिबेट्स करते थे एक दूसरे के साथ, चर्चा होती थी, विचारणा होती थी। कहाँ पे होती थी? एक जगह के अंदर जिसका नाम है कुटागरशाला। कुटागरशाला का मतलब क्या है? कूट। कूट का मतलब है कुटिया, कुटिया का मतलब होता है काइंड ऑफ हट। कुटागरशाला लिटरली हट विद इन अपॉइंटेड रूफ और इन ग्रूव्स वेयर ट्रैवलिंग मेंडिकेंट्स हॉल्टेड। ये लोग आते थे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, इनके संप्रदाय के अंदर जो इनके फॉलोअर्स थे वो भी इनके साथ रहते थे और ये लोग एक दूसरे के साथ चर्चा करते थे। ये चर्चा में अगर एक फिलोसफर दूसरे फिलोसफर को कन्विंस कर देता है तो ऑटोमेटिकली जो फॉलोअर्स थे वो दूसरे के अंदर जुड़ जाएंगे। से फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि महावीर की फिलॉसफी और मकाली घोषाल की फिलॉसफी के बीच में एक बार चर्चा हुई, वर्धमान की फिलोसफर्स के बीच में और मकाली घोषाल के फिलोसफर्स के बीच में चर्चा हुई, एंड महावीर was able to convince the followers of Makali Ghoshal that the reality of life is restraint, and if you will follow restraint, that is the संयम मार्ग, तो this will lead to good karma और eventually आपको मोक्ष मिलेगा। अगर मकाली घोषाल के जितने भी फॉलोअर्स थे they were impressed by महावीर, तो they will be joining महावीर over a period of time। तो इससे हमको पता चलता है कि लोग एक दूसरे को डिबेट्स में काउंटर करते थे, और ये डिबेट्स कहाँ पे होती थी? तो एक जगह के ऊपर होती थी जिसका नाम था कुटागरशाला। ये याद रखेगा, इसका क्या इंपॉर्टेंस है सर। मिडिवल इंडिया की बात है और अकबर याद आता है मुझे जब इस टॉपिक्स को मैं पढ़ाता हूँ। अकबर को भी भारतीय दर्शन और सूफी दर्शन, सूफी फिलॉसफी, उसमें काफ़ी इंटरेस्ट था। और इसी के बैकग्राउंड में आप समझने की कोशिश करोगे तो अकबर ने एक संस्था बनाई थी, इबादत खाना, जहाँ पे हिंदू, बौद्ध,
पारसी, जैनी, मुस्लिम उलेमा तो थे ही सूफी, उन सबको बुलाया और उन सबको बुला के इनफैक्ट चर्चा की, विचारणा की, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। अकबर तो मध्यकालीन युग में करता है, 1570s के बाद, 1580s के पीरियड। ये तो करीबन आप पकड़ के चलोगे तो 2500 साल पहले की बातें हैं सर, 2600 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं आपको। भाई भारत का दर्शन बहुत पुराना है। देखिए, एक भगवान में मानता है, एक नहीं मानता है, कर्म में मानता नहीं मानता। कल मैं आपको जैनिज्म के ऊपर शुरू करूंगा, आपको पता चलेगा कितना डेवलपमेंट हुआ। होता क्या है कि ये सब संप्रदाय छोटे हो गए। क्यों संप्रदाय छोटे हो गए? क्योंकि इनके 100 फॉलोअर्स हुआ करते थे, इनके 100 फॉलोअर्स को वर्धमान ने काट दिया, क्योंकि वर्धमान की फिलॉसफी ज्यादा इंप्रेसिव थी, तो इनके फॉलोअर्स यहाँ चले गए। वैसे ही अजीत की फिलॉसफी बहुत ही पॉपुलर हुई, पर अजीत की फिलॉसफी को बुद्ध ने काट दिया। बुद्ध ने कहा कि, किसने कहा कि कर्म नहीं है, किसने कहा कि रीबर्थ नहीं होता है, किसने कहा कि मृत्यु के बाद एक ही जीवन है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो पीपल वर इंप्रेस्ड बाय बुद्धा, तो मेनी फॉलोअर्स ऑफ अजीत स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स बुद्धा। ऐसा ही होता है ना सर। आज आप कहीं और पढ़ रहे हो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपको लगा कि नहीं यार प्रतीक नायक ढंग का पढ़ा रहा है, तो यू केम टू मी, आप मेरी चैनल के ऊपर आ गए, यहाँ अनअकैडमी की लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के ऊपर। तो दूसरे चैनल के सब्सक्राइबर कम हो गए सर। तो वही चीज़ पुराने टाइम पे हो रही है। ये 64 संप्रदायों में से खाली 2 ही संप्रदाय पॉपुलर होंगे, वो था एक बौद्ध दर्शन और एक जैन दर्शन। क्यों? क्योंकि होता यह है कि जब डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते थे और जब एक फिलोसफर सक्सीड हो जाता था अपने राइवल्स को समझाने के लिए, दूसरे फिलोसफी को कन्विंस कर देता था कि देखो तुम्हारा रास्ता गलत है, मेरा रास्ता सही है, तो देन मेनी डिसाइपल्स फॉलोड दी अदर फिलोसफर। महावीर को और शिष्य मिल गए, बुद्ध को और शिष्य मिल गए, वो पॉपुलर हो गए सर। सो सपोर्ट फॉर एनी पर्टिकुलर सेक्ट वुड ग्रो एंड श्रिंक ओवर अ टाइम। कुछ कुछ का विकास हुआ, कुछ कुछ अटक गए। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि महावीर और बुद्ध जैसे लोग आए जिन्होंने वेद की अथॉरिटी को क्वेश्चन किया, कहा कि वेद क्या है। कल पढ़ेंगे हम लोग, क्या वेद से ही नॉलेज मिलेगा? किसने कहा? महावीर और बुद्ध नहीं, इन सब ने इनडायरेक्टली वेदों के जो फिलॉसफीज थी उसके सामने इन्होंने अपने नए दर्शन दिए सर। ठीक है, तो महावीर बुद्ध एकमात्र नहीं थे सर। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग को वेद के बाहर भी जाने की आवश्यकता है, उपनिषद के बाहर भी हमको बहुत नॉलेज मिलेगा। खैर, इनको जो प्रश्न हुआ है वो उपनिषद के कारण ही हुआ है। उन्होंने कहा कि एक इंडिविजुअल के रूप में सर हम कुछ कार्य करेंगे तो हो सकता है कि हमको भी लिबरेशन मिलेगा, हमारा भी जीवन और मृत्यु के बाहर हमको शांति मिल जाएगी सर। जो एक टाइम के ऊपर जो वैदिक ट्रेडिशंस है जहां पे ये बोले जाते हैं कि भाई आपका जीवन और मृत्यु आपके कर्म के आधारित और शायद तक आपके इसके ऊपर भी है। खैर, तो यहां एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखा है कि दिस वाज इन मार्क्ड कॉन्टेक्ट विद द ब्राह्मणिकल पोजीशन एज वी हैव सीन एन इंडिविजुअल्स एक्जिस्टेंस वाज थॉट टू बी डिटरमाइंड बाय हिज सन और द बर्थ इन अ स्पेसिफिक जेंडर और कास्ट, है ना। तो काफी लोग इसके अंदर से मानते हैं, ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि आपका जो जन्म है या आपका जीवन और मृत्यु है आपकी जाति के आधारित है, आपके वर्ण के आधारित है, ऐसा नहीं है। बट ये एनसीईआरटी लिखते हैं, ये क्यों लिखते हैं? क्योंकि उन्होंने चैप्टर नंबर 3 के अंदर इसके ऊपर थोड़ी चर्चा की थी सर, है ना। तो इसके ऊपर मैं आऊंगा। खैर, ये फिलॉसफी 100% करेक्ट नहीं है, बट एटलीस्ट आपको यहाँ पे दिखेगा कि इन्होंने इंडिविजुअल के रूप में बताया कि अगर व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा, अच्छा श्रम करेगा, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि इनफैक्ट, है ना, हमको यहाँ पे ये मिलने की आवश्यकता है सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो दिस इज हाउ वी फाइंड कि मल्टीपल थिंकर्स, मल्टीपल टीचर्स, मल्टीपल फिलोसफर्स हमको मिलेंगे जो अलग अलग प्रकार का रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। और इन्हीं रास्तों में से यहाँ एनसीईआरटी के अंदर एक बॉक्स बहुत इंटरेस्टिंगली दिया हुआ है, और ये बॉक्स इनफैक्ट मक्काली घोषाल के साथ, इनफैक्ट, है ना, और बुद्ध के साथ टीचिंग्स के साथ हाईलाइट किया गया। ये बुद्ध के टीचिंग्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसको कैसे हाईलाइट किया गया, उसको मैं जब बुद्धिज़्म में आऊँगा तो इसके ऊपर चर्चा करूँगा और आपको बताने की कोशिश करूँगा कि बुद्धिज़्म के अंदर में ये जो किताब है सुत्त पिताक, ये सुत्त पिताक के अंतर्गत क्या चर्चा होती है बुद्ध और राजा अजातशत्रु के बीच में, और ये चर्चा के आधारित मक्काली घोषाल को कैसे इंक्लूड किया गया इनटू डिस्कशन, इसके ऊपर भी आएंगे सर। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज मैंने 64 संप्रदायों के बारे में बताया है। इनमें से जैनिज्म और बुद्धिज्म क्यों पॉपुलर हुए वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि व्हाट फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। सो डिबेट्स एंड डिस्कशन टुक प्लेस, दिस गेव बर्थ टू डिफरेंट सेक्ट्स। ये अलग अलग संप्रदाय बने, ये संप्रदायों के अंदर से इनफैक्ट जो फिलॉसफी उभर के आई, ये फिलॉसफी किसकी कन्विंसिंग थी? फिलॉसफी ऑफ बुद्धा वॉज मोर कन्विंसिंग, फिलॉसफी ऑफ जैना
या महावीर वॉज मोर कन्विंसिंग एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन्स दे बिकेम पॉपुलर, है ना, समझे कि नहीं समझे। तो दिस इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री। आपको यहाँ से मैच द फॉलोइंग के प्रश्न आएंगे, आपको यहाँ से पूछा जाएगा कि कौन सी फिलॉसफी किसने दी है, श्रमण किसको कहते हैं, टर्मिनोलॉजी पूछी गई है 1-2 दफा सर, है ना, हाउ विल यू डिफाइन द वर्ड श्रमण, है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से आ सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड इनटू दिस होल जर्नी, और आपको पूरा पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि आप यहाँ से कैसे उसको डिफाइन कर पाओगे सर, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। लेट अस कंक्लूड द सेशन टुडे। आप में से जितने लोगों को ये सेशंस पसंद आ रहे हैं, प्लीज डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन कि कहाँ से इनफैक्ट, है ना, आपको यहाँ से हेल्पफुल हो रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यही है कि आज मतलब 4th of August है और टुडे इज द लास्ट डे फॉर दिस ऑफर, वेरी फंटास्टिक ऑफर दैट वी आर actually able to provide on the Unacademy platform, and you are getting around 45% of subscription आपको फ्री में दिया जा रहा है, मतलब फीस आपकी कम हो रही है सर, है ना। तो 25% +10 एक्स्ट्रा 10% PN Live आपको यूज करना है। टेस्ट सीरीज इसके अंदर से कवर हो जाती है 49,680 के अंदर, पूरा का पूरा 1 साल। मैं तो कहूँगा कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा अगर आप स्कूल या कॉलेज के अंदर हो, फर्स्ट ईयर के अंदर तैयारी कर रहे हो, तो यू गिव सम टाइम योर प्रिपरेशन सो दैट आप इवेंचुअली स्केल अप कर पाएंगे सर, ठीक है। तो आज यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं। अगर आपको मेरे ऑप्शनल कोर्स के अंदर भी जुड़ना है तो जल्दी से जुड़ जाइएगा। इट इज़ क्वाइट इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू इन योर प्रिपरेशन जर्नी। उसमें आंसर राइटिंग भी हम लोग कर रहे हैं, डिस्कशंस भी कर रहे हैं, मॉक क्वेश्चन का सॉल्व भी कर रहे हैं, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कोर्स आपको मिलेगा सर, है ना। तो यूट्यूब पे फाउंडेशन होगा, उससे अपग्रेडिंग आपको करनी है और यूपीएससी में अपग्रेडेशन बेस्ड तैयारी भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि खाली एनसीईआरटी से ही सब कुछ आ जाएगा। खैर, तो उसके लिए आप जरूर से जुड़िए, टेक द सब्सक्रिप्शन एंड मेक द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इट, है ना। आप जितना फ़ायदा उठा सकते हो आज के दिन उठा दीजिए। आज आखिर का दिन है, फिर शायद तक फीस बढ़ जाएगी एंड फिर फीस बढ़ेगी तो वो है ना कि थोड़ा बहुत फाइनेंशियल बर्डन भी आपको मिल जाएगा। चलिए आज यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। आई विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट।